एक बात मुझे समझ आ गई कि ऐसा नहीं है कि आप एक भेड़ चाल को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि अरे बस अब जो है ना बस डेली क्लास में जाना है। आप बड़े हिसाब से स्केड्यूल को देख रहे हैं और ये ज़रूर देख रहे हैं कि किस दिन अहम चीज़ और किस दिन अहम चीज़ नहीं है। अब आज चूँकि चैप्टर 13 जैसी अहम चीज़ नहीं है, चैप्टर 2 है, तो बहुत सारे बच्चों ने घर बैठ के थोड़ा सा इज्तिहाद किया। उन्होंने देखा चैप्टर 2 में सवाल कितने आए हुए हैं, हैवी नॉलेज बेस, तो सोचा कि चैप्टर 2 पे पूरा दिन सर ने बिला वजह ही रख डाला, तो आज रहने देते हैं। तो मतलब मुझे लग रहा था कि शायद लोग जोश में आ गए हैं और वो सोच रहे हैं कि बस हमने कम से कम 12 दिन तो ज़िंदगी में सीरियस रह के चलना है। लेकिन आज जो है वो कुछ बच्चे पीछे पीछे से गायब हुए हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग जो है थोड़ा सा मज़ीद एक और फ्रेमवर्क भी फॉलो कर रहे हैं कि जोश में तो आना है, लेकिन ये ज़रूर देखना है कि उस दिन टॉपिक कौन सा है, ऐसा क्या होगा। और लिंक, ओहो लिंक भी आ गया, ठीक है, लिंक शेयर हो गया, क्योंकि जो है ना वो लोग तो, और जब लिंक शेयर हो गया तो अब तो बहुत इजी है, आराम से डाउनलोड कर करके रखते जाएं और सितंबर के फर्स्ट वीक में उसे देख लेंगे। बारी तो डाउनलोड हुई हुई चीज़ की तभी आएगी ना जब सितंबर आ जाएगा। तो खैर चैप्टर 2 एक पूरे दिन पे स्प्रेड करने की क्या वजह हो सकती है, जबकि दिन भी सिर्फ 12 हैं। और चैप्टर 2 के पास पेपर देखिए तो उसमें को ख़ास मिलता ही कुछ नहीं। ISA 220 के जब पास पेपर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत पहले कहीं हल्का फुल्का सा कोई सवाल नज़र आता है, उसके बाद सवाल भी नज़र नहीं आते। वजह ये है कि मैं चाह रहा था कि हम एक सेशन पूरा ISA 220 को दें जो रिसेंटली रिवाइज़ हुआ है, पिछली ही अटैम्प्ट में रिवाइज़ हुआ है, और उसके बाद से ICAP ने भी इस पर उस तरह से फोकस नहीं किया। और कभी भी अचानक से उन्हें याद आ सकता है कि अरे भाई ये ज़रा देखें तो सही, जो नई चेंज आई है बच्चों ने उसको सही से पिक किया या नहीं किया। तो चैप्टर 2 में एक टॉपिक है ISA 220 जो रिसेंटली रिवाइज़ हुआ है। तो मुझे ये लगा कि क्रैश कोर्स में आए हुए जो लोग हैं, अगर उनमें कुछ पुराने रिपीटर्स हैं और उन्होंने पुराना पढ़ा हुआ है तो शायद उनको फ़ायदा हो जाएगा, और हम इसलिए 220 रिवाइज़ वाले के ऊपर प्रॉपर टाइम दे सकेंगे। भाई कुछ कहना चाहते हैं? आवाज़ नहीं आ रही, असल में ये भाई साहब परफॉर्म नहीं कर रहे और मैं इसकी वजह से जो है समझ रहा हूँ कि शायद आवाज़ पहुँच रही है। क्या इसमें आवाज़ आ रही है? क्या इसमें से आवाज़ आ रही है? बिल्कुल करीब करके आवाज़ आ रही है, उसके अलावा यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है तो इसे साइड पे कर देते हैं और वैसे ही आग लगा देते हैं। जब ये नहीं होगा तो फिर पता होगा कि ऊंचा बोलना है। ये लें जी, हाँ जी, क्या आवाज़ आ रही है? तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि यही आवाज़ रहे, बस अल्लाह करे इस आवाज़ के साथ देर तक ये आवाज़ चलती भी रहे। तो चैप्टर 2 में ISA 220 चूँकि रिवाइज़ हुआ है और कुछ पुराने लोग, अगर आप में से कुछ लोगों ने 2-3 अटैम्प्ट पहले ऑडिट की क्लास ली थी और लगता है कि ऑडिट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो एक बड़ी चेंज ऑडिट के सिलेबस में, यानी कि एक प्रॉपर नोटेबल चेंज, वो ISA 220 का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ। बहुत ज़्यादा बड़ी चेंज वो भी नहीं है, लेकिन वो चेंज हो गया। तो इसलिए मैंने क्या किया, आज सेकेंड सेशन फॉर ISA 220 रखा है। उससे पीछे जो हमारा पहला सेशन है उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर 2 की बातें करनी है। अब सवाल ये कि चैप्टर 2 कौन सा है, इसमें नॉलेज बेस कितना और एप्लीकेशन बेस कितना है? ये सारा ही नॉलेज बेस है, यानी यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं। और इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा ICAP को पसंद है 210। आपको याद होगा 6 चैप्टर्स और 3 टॉपिक्स जिसमें से कोई 80+ नंबर का पेपर आ रहा था, उन 3 टॉपिक्स में से चैप्टर 2 का 210 शामिल था। चैप्टर 1 में से कमतिलो शामिल था गालबन, और चैप्टर 9 का एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टैंड अलोन इंपॉर्टेंट है। तो पहले सेशन के अंदर 210 पे काफ़ी गुफ्तगू और सेकंड सेशन पे बड़ी थोरो गुफ्तगू 220 पे। तो 220 को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो हो जाए खतरों से टक्कर। फिर कल ड्राफ्टिंग का एक्सपीरियंस बेहतर रहा क्योंकि वो कमरे में ज़रा गुंजाइश बेहतर थी हमारे पास, गर्मी बहुत थी। असल में सुकून सिर्फ कब्र में, ठीक है। परफेक्शन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप एक जगह एक चीज़ मिल जाती है तो दूसरी चीज़ नहीं मिलती। रूम 3 का माहौल अच्छा था, गुंजाइश कम थी, तो जब गुंजाइश बेहतर हुई तो माहौल ख़राब हो गया।
पंखे तो 4 लगे हुए हैं वहाँ, वो चलाते नहीं, उससे आवाज़ के मसले होते हैं। वही परफेक्शन तो नहीं हो सकती ना कभी भी। क्या इस हॉल में मैं ये डिज़र्व नहीं करता कि मैं माइक पे बोलूं? और मैं ऐसा भी नहीं है कि कभी कभार का विजिटिंग टीचर हूं, लेकिन इस वक्त ऑन द गो सिचुएशन आउट हुई है तो मैंने फ़ौरन से समझ लिया कि कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ में ऊपर नीचे होती हैं चीज़ें। अपने आप को एडजस्ट किया और मैंने कहा ठीक है, जो हालात है मैं उसके हिसाब से चलूँगा। तो आप लोग कब करेंगे ये सब? मतलब सीधी सी बात है कि थोड़ा सा, यानी लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं रहती। आप हमेशा अगर शिकायती रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा उदास रहेंगे, हर चीज़ के अपने अपने प्लस माइनस हैं। सारी चीज़ें परफेक्टली हमेशा एक साथ इकट्ठी इतने आराम से नहीं मिल रही होती। जो लोग सेशन पढ़ रहे थे पूरे सेशन में कितनी दफ़ा को बहुत शदीद गर्मी वाले मामलात हुए, कितनी दफ़ा आवाज़ के मसले रहे। पूरा सेशन बड़े अच्छे तरीके से गुजरा। अब ज़ाहिर है एंड ऑफ सेशन पे हम थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइम्स पे, जब क्लासों में की शॉर्टेज है, कमरों की शॉर्टेज है, रिसोर्सेज का मसला है, हम एक एक्टिविटी कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर दें। तो ऐसे में ये सारी बातें सुन के हम डीमोटिवेट होकर कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चों को गर्मी लगती है, अगली दफ़ा से हम ड्राफ्टिंग बीच में नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कमरों का मसला होता है। हम अपने रिसोर्स में जो कुछ हो सकता है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ कभी सुनने को नहीं मिला। लाइफ बहुत खूबसूरत है, पॉजिटिव रहने की आदत डाल लें। मुश्किलात हैं, मुश्किलात का जिक्र ज़रूर करें, मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, बट आपको पता है ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है? लिव विद द प्रॉब्लम। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ख़त्म हो गई कहानी। मतलब उसके बाद मैं रोते रोते मर जाऊँगा अगर मैं हर वक्त ही परेशान रहूँगा। क्या आवाज़ आ रही है? वाह जी वाह। मसले हल हो जाते होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी आपके मसले हल हो जाते हैं। पूरे सेशन आपने मुझे कितनी दफ़ा माइक लगा के पढ़ाते देखा? पूरे सेशन। और उससे छोटे कमरे में टीचर माइक यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये माइक मैं अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, शायद कभी आपको समझ आ जाए। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि चूँकि क्रैश का टोन ही ये होता है कि आपने बहुत तेज़ी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुसलसल बोलते जाना होता है, अल्टीमेटली मेरी आवाज़ बैठ जाए, मुझे उस पर दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि आप जो सुनने आए हुए हैं आप तक बात सही से ना पहुँचे। तो अगर मुझे माइक लगाने का शौक़ होता तो मैं उस कमरे में मुसलसल पूरे सेशन माइक लगा के वो करता। तो अल्लाह करे आप लोगों को कभी समझ आ जाए कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, लेकिन आप चूँकि एक शिकायती नेचर रखते हैं, दुखी रहना चाहते हैं, परेशानी आपको अच्छी फीलिंग देती है। गमगीन रहना इंसान का बेहतरीन मोड है, इंसान को अच्छा लगता है कि वो गमगीन रहे। तो उस वजह से तो मज़े की बात है, वही वाली बात है, जब हम क्लास पढ़ रहे होते हैं, ज़ाहिर है अब जब क्लास में अब नॉर्मल रश होगा, ज़्यादा लोग होंगे और मुसलसल पे दर पे क्लासें होंगी, तो उसमें हफ्स भी हुआ होगा। जितने लोग सामने बैठे होते हैं और अक्सर जिनके ऊपर डायरेक्ट एसी की हवा भी आ रही होती है और समहाउ कहीं ना कहीं उन तक पहुंच रही होती है, इस पूरे कमरे में पता है सबसे गर्म स्पॉट कौन सा है? स्टेज। सबसे गर्म जगह है। कभी यहाँ आके सिर्फ आधे घंटे खड़े रहें, आप पसीनो पसीन हो जाएंगे। और वाहिद पूरे कमरे में सिर्फ एक ही शख्स खड़े होकर तकरीर कर रहा है या चल फिर भी रहा है, तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा किसको देनी है? चीख भी कौन रहा है? मैं नहीं दुखी, क्योंकि मुझे आपसे पैसे आ रहे होंगे। क्या पैसे दे रहे हैं आप लोग? आप पैसे भी नहीं दे रहे, मैं भी जद्दोजहद कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि उस सब के बावजूद मेरे चेहरे का इत्मीनान देखें और अपने चेहरों पे फटकार देखें। इसलिए कि आप लोगों को दुखी रहना पसंद हो चुका है। मैं ये पता नहीं आप लोग दोबारा कब मिलें, किस तरह से हो, फाइनल्स में आप लोग पता नहीं सीए कंप्लीट आगे करें, किसी और तरफ चले जाएं। बहुत सारे लोग बहुत सारे ज़िंदगी में चेंजेस कर रहे होते हैं। तो मैं एक आखिरी मौका ज़रूर अवेल करना चाहता हूँ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि खुदा के लिए पॉजिटिव रहना शुरू कर दें।
मुश्किलात आएंगी लाइफ में, लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं है। जो लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं वो भी परफेक्ट लाइफ नहीं गुजार रहे, जो मुल्क में वो भी परफेक्ट, जो नौकरी कर रहा है उसके अपने मसले हैं, जो कारोबार में उसके अपने मसले हैं, जो पढ़ रहा है उसके अपने मसले हैं, जो नहीं पढ़ रहा उसके अपने मसले हैं। हॉस्टल वाला ये सोचता है कि घर वाले सुकून में होंगे, घर वाले सोचते हैं कि हॉस्टल वाले पढ़ते होंगे। फिजिकल वाला सोचता है ऑनलाइन में अच्छी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन वाला सोचता है फिजिकल में अच्छी पढ़ाई होती है। ऑनलाइन वाला फिजिकल में आगे पढ़ना चाहता है, फिजिकल वाला वापस ऑनलाइन में जाता है, फिजिकल वाला ऑनलाइन में जाके भी नहीं पढ़ पाता, ऑनलाइन वाला फिजिकल में भी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि पढ़ना आपने था, इसका ऑनलाइन फिजिकल से कोई ताल्लुक नहीं था। हर सेशन में फिजिकल भी मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, ऑनलाइन भी मेरिट सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो शिकायती नेचर ख़त्म करनी है। मुझे इस वक्त कम्युनिटी हर तरफ सिर्फ नफ़रतें फैलाती नज़र आ रही है। जेन्युइनली सोशल मीडिया पे पहले मैं जाता था कि कोई बच्चे ने किसी सवाल पे टैग किया होगा, मैं वो करूँगा, मुझे जाते हुए डर लगता है कि वहाँ सिर्फ नफ़रत है, वहाँ सिर्फ उलझने हैं, वहाँ सिर्फ परेशानी है, और हर बंदा हर वक्त बस बिला वजह सिर्फ परेशान है। हम डिज़र्व करते हैं जिस मुल्क में कि हम परेशान रहें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप और हम फिर भी पता नहीं कितने सारे मुल्कों से बहुत बेहतर है। हमारे मुल्क के हालात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं, हमारे हर तरफ मिसाइल नहीं गिर रहे, हम अभी भी करोड़ों से बहुत बेहतर हैं। आप लोग कई अरब लोगों से, कई करोड़ लोगों से बहुत बेहतर हैं। आप जिन वालिदैन के साथ हैं, आपका जितनी इनकम है पाकिस्तान में, मतलब आपके वालिदैन की जितनी इनकम है पाकिस्तान में 10% ही लोगों की शायद उतनी या उससे ज़्यादा इनकम होगी कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कि आप लाहौर में आएँ और आके पढ़ें। शुक्र अदा किया करें अल्लाह का, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने ज़्यादा नवाजने का क्राइटेरिया बताया है, वो कहता है तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और नवाजूंगा। यकीन माने, अंदर तशक्कुर लेके आएँ, आप हमेशा लाइफ में आगे जाएंगे। हमेशा जब भी आपके पास थोड़ा सा भी हो आप उसे बांटने की कोशिश करें, और हमेशा अपने हाल पे खुश रहें, हमेशा बहुत खुश रहेंगे। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, हज़रत अली का कौल है। एक ये है कि जो हासिल है उसे, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, नहीं तो दूसरा आसान तरीका है, जो हासिल है उसे पसंद कर लो। इसी की एक्सटेंडेड तशरीह में एक बात ये भी की जाती है कि जो पहला वाला तरीका है वो तो बादशाहों तक को खुश नहीं कर पाता, और दूसरे तरीके से गरीब भी मुतमईन हो जाता है। तो जो पसंद है वो हासिल करते करते तो बादशाह सल्तनतें ख़रीदते जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं, खुश नहीं हो पाते। लेकिन जो हासिल है उसे पसंद कर लें, सबसे बेस्ट है। प्रॉब्लम है कि हम हमेशा देखते हैं दूसरे के पास कैसी गाड़ी है, दूसरा कितना कमा रहा है, दूसरा कहाँ पे है, वो कौन सी डिग्री कर रहा है, वो कौन से उसमें है। हम ये नहीं देखते कि वो लोग जो पढ़ ही नहीं पा रहे, वो लोग जो हम जितने प्रिविलेज भी नहीं है। तो हमेशा नीचे देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे देखें बढ़ने के लिए, हसरत के लिए नहीं, हसद के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, मोटिवेशन के लिए। तो इतना ही मार्जिन था हमारे पास। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2, तो हमने कोशिश की थी आप लोगों का, वो जो पिछले दिन का शिकवा था कि जी कमरे में जगह नहीं थी, बहुत ही मुश्किल में आ गए थे, तो उसके लिए हमने लाइब्रेरी वाले बच्चों से अच्छा खासा फड्डे शड्डे करके और उनको जो है वो मूव किया कि शायद आप लोगों को हम सहूलत दे सकें। लेकिन मुझे अफसोस या दुख हो रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे मिस हो जाता उनका सेशन, खैर है। हम शायद सारे लोगों को एकोमोडेट करने के चक्कर में थे, लेकिन भूल गए थे कि ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं चाहते एकोमोडेट होना। तो चलें, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता आप लोग तादाद में दोबारा इतने कम हो जाएंगे, दोबारा से नीचे वाले कमरे में आ सकें। उन्होंने कहा आज तो कम ही लग रही है क्लास। तो अब वही वाली बात है कि जब उनसे, लाइब्रेरी वालों से हम लाइब्रेरी छीनी, अब ऐसा नहीं हो कि जी आप कहें नहीं सर आज हम कम है, आज हमें रूम 3 में वो कर दें, हम भेज दें, अगले दिन कहें सर अब ज़्यादा हैं उधर कर दें, तो मतलब उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए जो है देखते हैं, अल्लाह करे चीज़ें किस तरह से चलती हैं। बहरहाल ये है कि गर्मी तो है, हम एक गर्म मुल्क में रहते हैं और यहाँ गर्मी है, और ऐसा नहीं है कि कॉलेज ने एसी बंद कर दिए हों और आपको बिल्कुल गर्मी बिठा दी हो। हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी हम उसके मुताबिक वो एसी चला रहे हैं। मसला ये कि बच्चे जब मुसलसल बैठे हुए होते हैं और मुसलसल जब रश होता है तो क्लासेस की अपनी एक गर्मी भी होती है। यही कमरे बड़े अच्छे चल रहे होते थे, अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये अच्छी बात है। और वैसे भी बहुत ठंडे कमरों में पढ़ाइयाँ नहीं होती, ठीक है। तो वो जब ज़्यादा कभी शाम रात के वक्त आके देखा करें, जो उस वक्त जो है वो सुकून, बच्चे जो है वो बेंचों पे सर रख रख के सो रहे होते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके होते हैं और बाकी बच्चे फुल चिल माहौल में होते हैं। और सम टाइम तो अंदर एंटर होते ही ठंड का भपका आके टकराता है
और वो उस वक्त बच्चे पढ़ नहीं रहे होते, वो सिर्फ एसी एंजॉय कर रहे होते हैं। पढ़ाई होती ही गर्म माहौल में। पता नहीं आप लोग जो है वो ज़रा आज के दौर के लोग हैं तो हम ज़्यादा पुराने ख्यालात वाले हैं, लेकिन बहरहाल उन पुराने ख्यालात के बावजूद भी हमने कोशिश ये की है कि हम चीज़ें वो करें। हम खर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की अनलिमिटेड ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। नहीं, मैंने ऐसा चाहा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप खुश रहना सीख लें बस। हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। आप बुराइयां भी कर दें कोई बात नहीं, खैर है, आदत, इंसानों की आदत होती है, उनके साथ अच्छा भी करो वो बुरा करते हैं, लेकिन ख़ुद तो खुश रहें, खुद तो लाइफ अच्छी गुजारें। जल के तो मत जिएं, सड़ के तो मत जिएं। जो हर वक्त जलता रहता है, सड़ता रहता है, अब जैसे ये देखने मुझे तंग कर रहा है, जो हर वक्त जलता रहता है, जो नहीं, हर मुश्किल नहीं हल होती भाईजान, जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो सिर्फ जलना छोड़ दें। लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ होगा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी आप बड़े होंगे, आपकी शादियां होंगी, आप लोग फैमिलियों को लेके चल रहे होंगे, फैमिलियों के बहुत सारे मसले आएंगे, सोशल मसले आएंगे, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, आप कमाएंगे, आप घर चला नहीं पा रहे होंगे, आप एफर्ट कर रहे होंगे, लाइफ में पता नहीं क्या कुछ आना है। तो थोड़ा सा अभी से तो अपने आप को ज़रा आप तैयार रखें। आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, मैच्योर हैं। मैं पूरी क्लास में गौर से देखूं तो शायद ही कोई बीच में क्लीन शेव नज़र आता है। मेजॉरिटी क्लीन शेव थे जब सीए में आए थे, तो देखें तो सही, आप लोग बुजुर्ग हो चुके हुए हैं। अपनी 2 साल पुरानी तस्वीरें देखें, 3 साल पुरानी तस्वीरें देखें, तो बुजुर्गी सिर्फ चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, सोच में भी आनी चाहिए। आप प्रोफेशनल्स हैं, अच्छा सोचें, अच्छा बढ़ें। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट। चैप्टर 2 थ्रू आउट जितनी भी बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि आपने ऑडिट के स्टार्ट में क्या करना है। जब ऑडिट स्टार्ट होगा तो आपने स्टार्ट ऑफ ऑडिट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो 3 टॉपिक हैं चैप्टर 2 के अंदर। एक ISA 210 जो कि ICAP को बहुत 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 शदीद पसंद है और बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टैंडर्ड भी नहीं है, जो ऑडिटर के शुरू में एग्रीमेंट और एग्रीमेंट से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करता है। फिर एक 2 सफ़े का बिला वजह का यहाँ यूनिट इन्होंने दिया हुआ है। वो यूनिट बाय द वे कई और यूनिट्स में खुद ब खुद कवर हो जाता है, लेकिन इन्होंने एक एडिशनल उस पर डिस्कशन की हुई है। वो है कोड ऑफ एथिक्स का ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो पोर्शन है। और देन फिर हमारे पास एक तीसरा आता है ISA 220 जो कि ऑडिट की क्वालिटी का जिक्र करता है। और ISA 220 उन लोगों को मैं खास तौर पे कहूँगा जो रिपीट कर रहे हैं कि वो ज़रा ध्यान से देखें कि उसमें हल्की हल्की सी चेंज किया है और उसका पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि एग्जामिनर की नज़र पड़ जाए कि यार मैंने साल पहले एक टॉपिक रिवाइज करके डाला था, ज़रा पूछ ही लेते हैं बच्चों से सवाल। तो इसलिए हम 220 को समझेंगे, उसका ओवरऑल फ्रेमवर्क समझने की सारी चीज़ों की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 210 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 अगर जज़ाकल्लाह एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट का मतलब है असाइनमेंट। ऑडिट की दुनिया में इतना बोर सब्जेक्ट है कि यहाँ एंगेजमेंट भी काम करने को कहते हैं। तो एंगेजमेंट इज़ असाइनमेंट, कोई भी ऐसी असाइनमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑडिटर ने करनी है। तो जब ऑडिटर को बुलाया जाता है कि आओ तुम हमारा ऑडिट कर दो, तो ऑडिटर कहता है ठीक है जी ऑडिट तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ बुनियादी शर्तें हैं। मैं अक्सर ही बात करता हूं कि हर प्रोफेशन में कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं। अगर आप एक पेंटर को पेंट करने का कहेंगे वो कुछ बुनियादी शर्तें आपके सामने रखेगा। आप एक डॉक्टर से कहेंगे जी इस मरीज़ का इलाज कर दो, वो कहेगा नहीं पहले ये वाला टेस्ट कराओ, वो कराओ, अगर इसका शुगर लेवल इतना होगा तो मैं इसका ये ऑपरेशन करूँगा वरना नहीं करूँगा। आप एक बिल्डर से कहते हैं भाई यहाँ तुम कंस्ट्रक्शन कर दो, वो कहता है नहीं जी ज़मीन गीली है, पहले इसकी बेस बनी होगी तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन करूँगा। आप एक लॉयर के पास जाके कहते हैं मेरा केस लड़ो, वो कहता नहीं पहले मेरी शर्त ये है कि ये सबूत मुझे ला के दो, अगर तुमने ला के दिए तो फिर मैं सोचूंगा तुम्हारा केस लड़ने के बारे में। हर प्रोफेशनल कोई भी प्रोफेशनल सर्विस एक्सरसाइज करने से पहले या उसको ऑप्ट करने से पहले ये ज़रूर चाहता है कि कुछ बुनियादी शर्तें हों, अगर वो शर्तें पूरी हों तो वो अच्छे तरीके से अपनी सर्विस दे सकेगा। अब आप उसे कहें भाई मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है इन शर्तों की, मैं पैसे दे रहा हूँ ना, खैर है। वो कहेगा नहीं तुम्हारी सर्विस तुम्हें ख़राब मिलेगी। तो हो सकता है आप कहें भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे सर्विस ख़राब मिले कोई बात नहीं, मुझे ख़राब सर्विस दे दो कोई टेंशन नहीं है। तो वो कहेगा नहीं
जैसे एक टिपिकल एग्जांपल, एक सोशल एग्जांपल, स्लैंग एग्जांपल, एक पेंट करने वाले की, कि अगर एक पेंट करने वाली कंपनी है और बहुत मशहूर है वो, और आप उन्हें कहते हैं आप आए हमारी बिल्डिंग बाहर से पेंट कर दें, तो वो कहेंगे भाई ये बरसात का मौसम है, इस वक्त पेंट मत करवाएं। आप कहेंगे वो हमें भी पता है बरसात का मौसम है लेकिन टाइम कम है, आप ज़रा पेंट कर दें। उन्होंने कहा जी बरसात के मौसम में हम पेंट नहीं करते। तो जिसने पेंट करवाना था उसने कहा भाई कितने पैसे लेते हो तुम पेंट करने के लिए? इतने, मेरे से उससे 10,000 ऊपर ले लो, कर दो पेंट। उन्होंने कहा बात पैसे की नहीं है, बात असूल की है। हम प्रोफेशनल हैं, हम ये मानते हैं कि हम पेंट करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, आपको नहीं पता। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए मना कर रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगा। हालांकि सर्विस प्रोवाइडर पैसे ले काम करे, चलता बने, लिख दे के पेंट ख़राब हो जाएगा, बाद में ख़राब हो गया तो कोई भी ना पकड़ो उसे। बट चूँकि वो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, वो मानता है कि मैं अच्छी सर्विस दूँगा तो ही इस बंदे को ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो कुछ प्री कंडीशन सामने रखेगा। प्री कंडीशन वो बुनियादी शराइतें जो होंगी तो काम शुरू होगा, वरना काम शुरू नहीं होगा। तो हमारा ऑडिटर भी उसी तरह से जज्बाती हो गया उस पेंटर को देख के। उसने कहा अगर एक पेंटर की अपनी शर्तें हो सकती हैं तो मैं तो फिर ऑडिटर हूँ। तो ऑडिटर की बुनियादी शर्तें क्या? ऑडिटर कहता है भाई दो मेरी बुनियादी शर्तें हैं। मेरी सबसे पहली शर्त ये है कि अगर मेरे से ऑडिट करवाना है तो पहले मुझे बताओ तुम लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, और मैं ये समझूंगा कि क्या वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तुम्हारी तरह की एंटिटी में एक्सेप्टेबल है, क्या इस तरह की एंटिटी में इस तरह का फ्रेमवर्क काबिल कबूल है। भाई हो वो नॉट फॉर प्रॉफिट इदारा और अकाउंट्स बना रहा हो प्रॉफिट वालों की तरह, हो वो पार्टनरशिप और अकाउंट्स बनाना चाहता हो लिस्टेड कंपनी के फोर्स स्केड्यूल के मुताबिक, तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि क्या उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो एक्सेप्टेबल है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सही हैं, क्या वो इस इदारे को सूट करते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का इदारा है तो वाई नॉट कि वो पब्लिक सेक्टर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करें, वो क्यों लिस्टेड कंपनियों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो पहली चीज़ हम कहेंगे भाई आपका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर आपका फ्रेमवर्क आपके अकाउंट्स की तर्जुमानी ही नहीं कर सके तो फिर मेरे ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने आपको फ्रेमवर्क दिखाया, आपने देखा आपको एक्सेप्टेबल लगा, आपने कहा अच्छा मेरी दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त है प्रेमाइज, मुझे एक वादा चाहिए, मुझे आपसे एक एक्नॉलेजमेंट चाहिए। उनका किस तरह की एक्नॉलेजमेंट? आपने कहा जी आप वादा करें कि 3 काम आपकी जिम्मेदारी हैं। अकाउंट्स आप बनाएंगे, मैं नहीं अकाउंट्स बनाऊंगा। आप इंटरनल कंट्रोल्स बना के देंगे, इंटरनल कंट्रोल्स में मैं आपका कोई सपोर्ट नहीं करूंगा। उन इंटरनल कंट्रोल्स पे मैं कोई काम करूं ना करूं वो बात की बात है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। और तीसरा, जो इन्फॉर्मेशन जब मैं आपसे जिस भी तरह की इन्फॉर्मेशन मांगूं, जो एक्सेस मांगूं, जो डॉक्यूमेंट देखना चाहूँ, जिस बंदे से मिलना चाहूँ, आप मुझे हमेशा फैसिलिटेट करेंगे। बजाय इसके कि आप ऑडिट एक्सेप्ट करके आ जाएं और आके कहें हाँ भाई मैंने ऑडिट करना, वो कहें चलो भाई अकाउंट्स बनाओ ताकि ऑडिट करो, तो ये गलत बात है। यह हो सकता है वो कहीं कंट्रोल्स अच्छे से सेट कर दो ताकि तुम अच्छा ऑडिट कर सको। तो ना कंट्रोल्स हमारे ज़िम्मे है, ना अकाउंट बनाना हमारे ज़िम्मे है, और ना ही इंफॉर्मेशन हमने ढूंढनी है। हमने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मांगनी है, क्लाइंट ने हमें एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो मैनेजमेंट के लोग इन 3 चीज़ों का वादा करें। अगर वो वादा करेंगे और फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होगा तो ही मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूँगा, वरना मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बात समझ आई? तो प्री कंडीशंस ऑडिटर की जिन दो शर्तों का पूरा होना ऑडिटर के लिए बड़ा ज़रूरी है। और 2 कंडीशंस हैं, नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल, और नंबर 2 प्रीमाइज अवेलेबल हो। प्रीमाइज मैनेजमेंट की उन 3 चीज़ों के वादे को कहते हैं, अकाउंट्स का वादा, इंटरनल कंट्रोल का वादा, और ऑडिटर को तमाम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह देने का वादा। स्टैंडर्ड फिर आपसे कहता है कि भाई देखो अगर प्री कंडीशन मौजूद ना हो तो तुम क्या करोगे। आपने सबसे पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करना है कि भाईजान क्या कर रहे हो। आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि इसका एक पर्पस होता है प्री कंडीशन का, कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और हर बंदा अपने अपने काम जिम्मेदारी को समझता हो। लेकिन अगर प्री कंडीशंस पूरी ना हुई तो अगर लॉ ने आपको नहीं रोका, यू आर अलाउड कि आप छोड़ के जा सकते हैं। कब छोड़ के जा सकते हैं? नंबर 1 अगर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है, नंबर 2 अगर वो परमाइज देने का वादा नहीं करते, या नंबर 3 वो शुरू में ही कोई ऐसी बड़ी स्कोप लिमिटेशन लगा देते हैं, कोई आपके काम करने के ऊपर रुकावट लगा देते हैं कि मिस्टर ऑडिटर तुम ये काम नहीं करोगे। अगर शुरू में ही वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करें। तो ये कहते हैं 3 सिचुएशंस हैं। आपने अगर कोई लिमिटेशन आपके स्कोप पे लगा दी जाए कि जिससे आप ऑडिटर जो है वो ओपिनियन तक ना पहुंच सके, या आपको नजर आए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं है या प्रीमाइज अवेलेबल नहीं है। तो ये 2 बातें पीछे वाली, और एक नई बात कि आपके स्कोप को अगर लिमिट कर रहे हैं तो ऐसे में आपको प्री कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब आई के सवाल
टोन बदल बदल के पूछ लेता है। कभी कभी वो कहता है बताओ प्री कंडीशंस कैसे कहते हैं, और कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि प्री कंडीशंस मौजूद हैं। जवाब दोनों का सेम है, स्टार्टिंग लैंग्वेज फ़र्क है। प्री कंडीशन किसे कहते हैं आप लिख देंगे। बताओ ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा प्री कंडीशन मौजूद है, तो हम कहेंगे ऑडिटर ये पूछेगा, देखेगा कि क्या उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, और फिर ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि क्या मैनेजमेंट प्रीमाइज यानी कि ये 3 वादे कर रही है या नहीं कर रही। तो एक में आपने बस ये शर्तें लिख देनी है और एक में कहना है ऑडिटर ये इंश्योर करेगा, ऑडिटर ये कोशिश करेगा। तो ये प्री कंडीशन हमें पता है 2 क्या हैं और उसके अंदर के पॉइंट्स हमें पता हैं, और अगर वो मौजूद ना हो तो हम क्या करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब प्री कंडीशन मौजूद हो गई, समझ आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ इस तरह से, एंगेजमेंट से पहले प्री कंडीशन मीट होना बड़ा ज़रूरी है। स्लैंग अल्फाज में या स्लैंग एग्जाम्पल में अगर एंगेजमेंट होनी है तो उससे पहले ये तो देखना है कि ख़ानदान कौन सा है, अपनी बरादरी के हैं या नहीं है, अपने मज़हब के हैं या नहीं है। तो एंगेजमेंट तो बात की बात है कि एंगेजमेंट पे क्या होगा, क्या टर्म्स होंगे, पहले कुछ बुनियादी शर्तें तो देखनी है। तो कोई भी एंगेजमेंट, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एक्टिविटी से पहले कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी ज़रूरी है। हो गई शर्तें पूरी, अब आए बैठें कागज़ पे कुछ तय कर लेते हैं। ऑडिट का जो एग्रीमेंट है उसको हम एंगेजमेंट लेटर कहते हैं, जिसके ऊपर एंगेजमेंट की तमाम टर्म्स लिखी जाती हैं। स्टैंडर्ड ने कहा है कि भाई जो तुमने सोचना है इजाफी वो तुम लोग सोचते रहो, लेकिन 5 ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे एंगेजमेंट लेटर पे लाजमी दिखनी चाहिए। इनको हम कहते हैं ये प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं एंगेजमेंट लेटर के। ऑब्जेक्टिव इन स्कोप ऑफ ऑडिट, कौन सी कंपनी का कौन से ईयर के फाइनेंशियल्स का किस किस्म का ऑडिट होना है। ऑडिटर भाई तुमने क्या क्या जिम्मेदारियां अदा करनी है। मैनेजमेंट की यहाँ प्रेमाइज वाली जिम्मेदारियां लिख देंगे कि तो इनकी प्रेमाइज की जिम्मेदारियां हैं। देन हमारा फ्रेमवर्क कौन सा होगा और अल्टीमेटली हमारी रिपोर्ट किस किस्म की होगी। चूँकि ऑडिट का जो आउटपुट है ना वो नज़र नहीं आता शुरू में। आप एक बंदे को कहते हो यार हमारा एसी ठीक कर दो, तो जब जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, एसी चल रहा है। हमारा स्पीकर ख़राब हो गया, इसमें से आवाज़ नहीं आती, तो जब वो जाए तो स्पीकर से आवाज़ आ रही हो। तो अगर किसी को आप कहते हैं अकाउंट्स बना दो आके, तो बाय द एंड ऑफ एक्टिविटी आपके हाथ में अकाउंट्स होने चाहिए। तो अब ऑडिटर को हम बुला के कह रहे हैं हमारा पूरा इदारा चेक करो और हमारा ऑडिट करके जाओ, तो फिर ये शुरू में समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द आउटपुट। ऑडिटर क्या हमारे अकाउंट सीधे करके चला जाएगा, क्या हमारे लोगों को ट्रेन करके चला जाएगा, क्या वो हमारे चीज़ों पे टिक लगा जाएगा? नहीं, वो हमें एक रिपोर्ट देगा। अब रिपोर्ट में पता नहीं क्या लिखा होगा, अब हम तो पहली दफ़ा ऑडिट करा रहे हैं, हमें नहीं पता। तो शुरू में ऑडिटर क्लाइंट के साथ तय करे कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ, यानी आप रेफरेंस दे देंगे, आप कहेंगे भाई मैं आप लोगों को ISA 700 में जो रिपोर्ट का तरीका दिया हुआ है मैं उस तरह की रिपोर्ट दे के जा रहा हूँ। आप ये नहीं बताएंगे कि मैं ओपिनियन क्या दूंगा, वो तो ऑडिट करने के बाद पता लगेगा। तो आप कहेंगे दिस इज एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, यानी कि अब आप शुरू में तय कर लेंगे बाय द एंड ऑफ ऑडिट मैं तकरीबन उस मिजाज की, उस तरह के स्टैंडर्ड की, उस पैटर्न टाइप की रिपोर्ट दे रहा हूँगा। तो मैं क्या करूँगा, वो क्या करेंगे, ऑडिट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है और अल्टीमेटली आउटपुट कैसा दिखता होगा। ये 5 बातें प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं जो लाजमी तय हो जाने चाहिए एंगेजमेंट के वक्त। तो अगर ICAP एग्जैक्टली पूछे जी प्रिंसिपल एलिमेंट, तो ये 5 हैं, ये 5 मैंडेटरी हैं, इनमें से एक भी मिस कर दिया एंगेजमेंट लेटर गलत हो जाएगा। यह स्टैंडर्ड आपको जजमेंट पे छोड़ देता है। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आप एंगेजमेंट लेटर में अगर कुछ एडिशनल कंटेंट्स डालना चाहते हैं तो आप एडिशनल कंटेंट्स भी डाल सकते हैं। ये 5 बातें उन्होंने कहा कि आपने लाजमी ऐड करनी है। अब होगा ये कि किसी मुल्क में क्लाइंट ऐसा होगा जो इन 5 बातों को देखेगा और सारी बातें समझ जाएगा। कुछ मुल्क ऐसे होंगे जहाँ क्लाइंट को इन 5 बातों के अलावा भी कुछ बातें बतानी पड़ेंगी, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, इस तरह से भी कर लें। कोई बहुत ही लीचड़ किस्म का क्लाइंट होगा जो पिछली दफ़ा बहुत फड्डे करता रहा है, तो इस दफ़ा आपको पता होगा कि अब हमने कौन कौन सी और बातें भी यहाँ लिखनी है। तो हो सकता है कुछ फर्म्स में आप ये भी लिख लेंगे कि हम कुछ केस में कि हम आधा एडवांस पहले लेंगे, आधा बाद में लेंगे। हो सकता है आप ये भी तय कर लेंगे जब हम आएंगे तो शुरू में पहले 10 मुलाकातें आपके लोगों से होंगी, फिर आपके 2 बंदे हमारे साथ मुसलसल रहेंगे। कुछ ऐसे क्लाइंट जो आपको जगह नहीं दें तो आप हो सकता है शुरू में उनसे तय कर लेंगे जब हम आएंगे तो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट रूम हमारी टीम के पास होना चाहिए जहां आपके लोगों की आमदोरफ्त मना हो। पता लगे आपको एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के सेंटर में जाके बिठा दें, यहाँ 2-3 मेज़ें खाली थी, यहाँ बैठ के काम कर लें। अब आपकी सिक्रेसी है, आप अकाउंट्स वालों के ही ऊपर ऑडिट कर रहे हैं और आप अलग अगर उन्हीं के दरमियान बैठें तो इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शनल कंटेंट है ना, यहाँ आपके पास चॉइस है। इसमें अगर 1 कर दें, जज़ाकल्लाह, आपके पास चॉइस है।
चॉइस है कि आप इनमें से कुछ बातें लिखना चाहें या नहीं। स्टैंडर्ड ने इशारतन कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये लिस्ट हमने याद करनी है। आईकेएफ ने एक आध दफ़ा कहा था कि कोई एडिशनल 3-4 कंटेंट अगर आपके जहन में आते हैं तो आप लिख दें, और पूरा ऑडिट पढ़ने के बाद ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रही होती। वो 5 लाजमी हैं, उसके अलावा कुछ और बातें आप तय करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड सम एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ने कोट कर दी, ये एब्सोल्यूट लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो ज़रा क्विकली मैं इन सबको हल्का सा देख लेता हूँ। मोर डिटेल ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिट के स्कोप में आपने ये तय किया ना, मैं इस तरह से ऑडिट, ये वाली कंपनी का ऐसे इस तरह से ऑडिट करूंगा। आप अगर ज़्यादा गहराई में बताना चाहें तो बता दें कि मैं ये वाली कंपनी के फाइनेंशियल्स का ऐसे स्टैंडर्ड को यूँ देखूंगा, ऐसे कर रहूँगा, इतने टाइम में कर रहूँगा, इतनी टीम के साथ कर रहूँगा। आप कोई और कम्युनिकेशन अगर ऑडिट के एंड पे करनी है तो उसका भी इशारा दे सकते हैं। आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि IAS 701 है, शायद मैं उसके मुताबिक भी रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐड करूँ। आप ये भी बता सकते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से मैं जो मर्जी कर लूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे रिस्क होंगे जो मैं नहीं पकड़ सकाऊंगा बावजूद शदीद कोशिश के। आप प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बातें उनसे तय कर सकते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि एंड पे हम आपसे खत लेंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेंगे, चीज़ें राइटिंग में ले रहे होंगे। आप मैनेजमेंट से ये तय कर सकते हैं कि वो हमें ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे शुरू में, ताकि हमारे लिए ईजी हो। ये क्यों तय कर रहे हैं? ताकि जब आप ऑडिट करने आए और आप कहीं अकाउंट्स दो तो कहीं कहाँ लिखा था आपके एंगेजमेंट लेटर में कि आप आते ही अकाउंट्स मांगेंगे, आपने तो कहा था हम ऑडिट करेंगे। तो जो क्लाइंट हमें पता है कि ये गंदे लोग हैं, ये इनको हर बात लिख के बतानी पड़ेगी, ये ज़बानी नहीं समझते, तो ऑडिटर अपनी जजमेंट की बेस पे लेटर में चाहे 500 बातें लिख दे। टिपिकली प्रोफेशनल ऑडिटर 5 बातें लिखता है, लेकिन जहां क्लाइंट से आपको खौफ होता है वहां आप थोड़ी ज़रा ज़्यादा बातें ऐड करना शुरू कर देते हैं। फीस किस तरह से तय होगी, बिलिंग के क्या अरेंजमेंट होंगे, मैनेजमेंट को अगर हम लेटर देंगे तो मैनेजमेंट वाले हमें साइन करके देंगे, हम एक्सपर्ट ऑडिटर अदर ऑडिटर्स को कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या मेरी लाइबिलिटी जो ऑडिट से रिलेटेड है क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या मेरे पास कोई लिमिटेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडिटर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है जबकि मैं किसी खास एरिया पे मेरी लाइबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन हो, कोई फर्दर एग्रीमेंट उनके साथ होना है, या ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर उन्हें देगा या नहीं देगा। हो सकता है बाय द एंड ऑफ ऑडिटर उनसे कहे मुझे सारे रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर्स दें, वो कहें आपको सारा डाटा दे देते हैं, बस आप अपने वर्किंग पेपर हमें दे दें। आप कहेंगे ये तो मेरी चीज़ है, तो वो कहेंगे वो हमारी चीज़ है, तो एंड पे फड्डा हो सकता है। तो ये जितनी भी एक्स्ट्रा बातें हैं इनमें से याद नहीं करना, इसको 1-2 दफ़ा पढ़ लेना है। ये वो पॉइंट्स हैं जो चंद सजेशंस उन्होंने दी हैं एडिशनली, ऑडिटर में फील इट अप्रोप्रिएट के एडिशनल पॉइंट्स भी लेटर में, जैसे कि चंद, तो ये चंद एग्जांपल्स दी हुई हैं। याद अगर कभी भी करना है तो ये 5 चीज़ों को करना है। उसके अलावा जजमेंट बेस पे क्लाइंट टू क्लाइंट हो सकता है आप चीज़ें इसमें ऐड कर लें। डन? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? एक स्टेप आगे चलते हैं। 1 रिकरिंग ऑडिट्स, रीअकरिंग ऑडिट्स, दोबारा होने वाले ऑडिट्स। अगर मैं एक दफ़ा ऑडिट कर रहा हूँ और अगली दफ़ा भी मैंने ही ऑडिट करना है तो फिर एक काम करते हैं, फिर तो कुछ तय करने की ज़रूरत ही नहीं, दोबारा अगली दफ़ा आएँ और एक ब्लैंक कागज़ पे साइन कर लें। नहीं, एंगेजमेंट लेटर दोबारा बनना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर अगली दफ़ा स्कोप भी वही हो, फीस भी वही हो, उनकी तरफ साइन करने वाले भी वही हैं, मेरी तरफ साइन करने वाले भी वही हैं, बातें भी वही हैं, फ्रेमवर्क भी वही है, IAS 700 भी वही है, सब कुछ वही है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को दोबारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। स्टैंडर्ड ने हमें इजाज़त दी है कि अगर एक ऑडिटर 1 से ज़्यादा ईयर्स के लिए ऑडिट पे आया है तो फॉर रिकरिंग ऑडिट वो एक ही लेटर से काम चला सकता है। फॉर रिकरिंग ऑडिट एक ही लेटर, यानी जब आए कहे जब तक मैं रिटायर ना हो जाऊं या जब तक मेरी जगह कोई नया बंदा नहीं आ जाएगा, मेरे तुम्हारे दरमियान ये टर्म्स चलते रहेंगे, या जब तक हम बैठ के इसको खुद ही ना चेंज कर लें। तो अगर आपने एक इस तरह का लेटर बना दिया जो वैलिड रहे तो आप 3, 4, 5, 6 साल तक जब तक आप ऑडिट कर रहे हैं आप उसी एक एंगेजमेंट लेटर से ऑडिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड कहता है कि एक दफ़ा बैठ के सोचो ज़रूर। IAS 210 आपसे कहता है कि भाई आप हर दफ़ा एक दफ़ा बैठ के सोचो क्या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस तो नहीं कि जिसमें टर्म्स रिवाइज करने की ज़रूरत है, या कहीं मैनेजमेंट को याद दहानी की ज़रूरत तो नहीं कि हमारी तुम्हारी टर्म्स क्या तय हुई थी। तो उसने कुछ फैक्टर्स बता दिए कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से हो सकता है आप उनके साथ दोबारा तय कर लें। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो और ऑब्जेक्टिव और स्कोप को वो सही से ना समझ रहे हो, तो बेहतर है कि हम लिखाई ज़रा थोड़ी सी और बेहतर तरीके से कर लें। कोई रिवाइज या स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो सकती है शायद। उसके अलावा कोई भी रिसेंट चेंज उनकी मैनेजमेंट में जिसने साइन किया था जिन बंदों ने वो चले गए हैं,
तो जो नए बंदे उन्हें पता ही नहीं कि बात क्या हुई थी, उनकी मैनेजमेंट में कोई चेंज आ गई, उनकी ओनरशिप में चेंज आ गई, एंटिटी पहले छोटे लेवल पे स्केल पे काम कर रही थी, बड़े लेवल पे काम कर रही है, तो शायद हमारी बहुत सारी टर्म्स रिवाइज हो जाएं, कोई लॉ की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, फ्रेमवर्क चेंज हो जाए, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। कहने का मतलब है कि आप एक लेटर ओवर द ईयर्स चला सकते हैं, बट हर साल एक दफ़ा बैठ के सोचना ज़रूर है कि क्या वो पिछला लेटर चला लूँ या इस दफ़ा चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ। ये ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया हुआ है, उस फॉर्म के पीछे सारे रूल्स लिखे हुए हैं, उस फॉर्म पे फीस की वैल्यू नहीं लिखी हुई होती, खाली जगह होती है कि हर बच्चे की अलग अलग फ़ीस होगी, किसी का कोई सब्जेक्ट होगा, किसी की कोई इंस्टॉलमेंट होगी, किसी की कोई, तो हमने वहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। तो हम हर सेशन में एक दफ़ा रीअसेस करते हैं कि क्या ये चीज़ें अभी भी वैलिड हैं, और अगर नहीं वैलिड या अभी इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो उन अल्फाज को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से कर देते हैं। जैसे हमने पिछली दफ़ा खासतौर पर एक डब्बा जिसमें था कि एक स्टूडेंट कहे कि मैंने अच्छी तरह से पढ़ लिया और उसके बाद साइन कर रहा हूँ, फिर एक डब्बा साथ लिखा कि मैनेजमेंट के बंदे ने भी अच्छी तरह से बच्चे को सामने बिठा के पढ़ने का कहा और उसके बाद साइन किया। अभी भी बच्चे आके कहते हैं जी मैं तो जल्दी में था, मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो इस वक्त हम सोच रहे हैं कि अब आने वाले सेशन में हम बच्चे को जब वो जा रहा हो तो उस वक्त एक डॉक्यूमेंट उसके पास साइन किया हुआ उसको पकड़ा दें जिस पे वही सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, उसे कहीं ये कागज़ रख लो, घर तसल्ली से पढ़ लो। अगर तुम्हें क्लासें शुरू होने वाले दिन या उस पूरे हफ्ते तक भी कहीं लगा कि इस कागज़ पे कहीं कोई धोखा हो रहा है, तुम अपना एडमिशन रिवर्स करके चला जाना, हमें कोई मसला नहीं। तो हो सकता है हम एक ही फॉर्म 5 साल तक चलाते रहें, और हो सकता है हम हर दफ़ा बैठ के एक दफ़ा सोचें कि क्या इस फॉर्म पे चेंज की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग में जा रही हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए, कुछ बातें तय हो जानी चाहिए, अगर पता ही लगे 3-4 साल बाद हम कहें सारे बच्चों को पता है हमारे क्या रूल्स हैं, पता लगा 3-4 साल बाद बिल्कुल ही नए बच्चे आ गए उनको पता ही नहीं कि हमारे क्या रूल्स हैं, तो बेहतर है कि हम रिवाइज़ कर लें चीज़ों को। तो उनके तरफ कोई चेंज है, हमारी तरफ कोई चेंज है, हालात में चेंज है, वाक़यात में चेंज है, तो फिर आप एक रिवाइज लेटर दे सकते हैं। अदरवाइज जो बेसिक रूल है वो ये है कि रिकरिंग ऑडिट पे आप एक ही पुराने लेटर को दोबारा से चला सकते हैं। डन। देन फिर एक सिचुएशन आती है बड़ी मज़ेदार सी, चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिटर को ड्यूरिंग ऑडिट मैनेजमेंट वाले अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि भाईजान एक काम करते हैं, हम टर्म्स चेंज कर लेते हैं। हमने तय किया था कि हम इस तरह से ऑडिट करेंगे और आपके साथ हमारी बातें एग्री हुई थी, लेकिन इस वक्त हमें लग रहा है कि हमें टर्म्स चेंज कर लेनी चाहिए। ये ऑडिट के स्टार्ट में भी हो सकता है और ऑडिट के दरमियान में भी हो सकता है। क्लाइंट जब भी ऐसी कोई फरमाइश करे तो क्या इनकार कर दें, क्या फ़ौरन से मान जाएं, फिर क्या करें? असेस करें, उनसे पूछें भाई तुम दरमियान में ऑडिट के अचानक से क्यों कह रहे हो कि टर्म्स चेंज करने की ज़रूरत है। वो कोई रीज़न देगा, उस रीज़न को देखें, क्या वो रीज़न रीज़नेबल है, क्या वो ठीक लग रही है बात, क्या वो जो बात उन्होंने की है क्या वो काबिल कबूल है, वो क्या क्या बात कर सकते हैं, किस वजह से आपसे कह रहे हैं कि टर्म्स चेंज कर लेते हैं। नई पॉलिसी, कोई नई पॉलिसी वगैरह आई है, वो चाह रहे हैं कि ज़रा उसको भी शामिल कर लें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी किसी जुमले पे, वो कह रहे हैं ज़रा इसको ठीक कर लेते हैं, बाद में कन्फ्यूजन ही रहती है कि क्या कहना चाह रहे हो और आप क्या कहना चाह रहे हो। मैनेजमेंट चेंज हो रही है, वो कह रहे हैं कि जी हम वो नए बंदे हैं उनको चीज़ें नहीं पता, वो आके चाह रहे हैं कि एक दफ़ा दोबारा बैठ के लिखत पढ़त कर ली जाए। किसी चीज़ को किसी जगह लॉ ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया होगा, ऑडिटर ऐसे नहीं करेगा। कंपनी के अंदर कोई चेंज आ गई, अब वो आए उन्होंने कहा जी हम आपका स्कोप कम करना चाहते हैं, ऑडिटर ने फ़ौरन से AK-47 निकाल ली, मेरा स्कोप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मैं विड्रॉ कर लूँगा, मैं छोड़ दूँगा तुम लोगों का ऑडिट। उन्होंने कहा एक मिनट ब्रेक लगाएं, हमारी 20 ब्रांचेस होती थी, लॉ ने उनमें से 12 को सील कर दिया है, अब हमारी हैं ही 8 ब्रांचेस, तो अब आपने ऑडिट 8 का करना है, 20 का नहीं करना। तो स्कोप कम का मतलब ये था कि अब आपने उतनी ब्रांचेस नहीं, कम ब्रांचेस का ऑडिट करना है। तो हो सकता है कोई जेन्युइन चेंज हो सर्कमस्टांसेस में। तो जब क्लाइंट आपको बताएगा तो उसमें आपने देखना है कि क्या क्या वजह है। जेन्युइन चेंज भी हो सकती है सर्कमस्टांसेस में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको ठीक करने की ख्वाहिश हो सकती है, और कोई स्कोप की लिमिटेशन हो सकती है। लिमिटेशन ऑन स्कोप आप नहीं मानेंगे अनलेस के लॉ वगैरह की तरफ से वो जस्टिफाइड हो। अदरवाइज जेन्युइन चेंज इन सर्कमस्टांसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग बेहतर करने की ख्वाहिश एक अच्छी ख्वाहिश है, हम इसका एहतराम करते हैं और हम इसमें इनका साथ देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तीसरी वाली बात जो है ये काबिल कबूल नहीं है अनलेस के लॉ हमें बाउंड कर रहा हो। तो ऑडिटर कंसिडर करेगा जस्टिफिकेशन और रीजनेबलनेस इस रिक्वेस्ट की। अगर ये रीजनेबल रिक्वेस्ट है तो रिवाइज टर्म्स एग्री होंगी, और अगर आप एग्री नहीं करना चाह रहे
आप कह रहे मैं एग्री नहीं करता, उन्होंने कहा एग्री तो तुम्हें करना पड़ेगा, आपने कहा मैं नहीं कर रहा, उन्होंने कहा तुम्हें ऑडिट करने ही नहीं देंगे, उसने कहा मैं करना ही नहीं चाहता, फटा। इससे पहले कि वो चपेड़ें करा के निकालें, इज्जत से विड्रॉ करके आ जाएं और SEC PI के सबको शिकायत लगा दें कि बीच में अचानक से पकड़ के मुझे उन्होंने रोक लिया और कह दिया तुम्हारा स्कोप चेंज करना है, मैं नहीं माना तो गंदे बच्चे मुझे ऑडिट नहीं करने दिया, हम नाराज़ होकर शिकायत कर दिया। अब उसके बाद ये विड्रॉ है, अपॉइंटेड ऑडिटर अनविलिंग टू एक्ट। अब जब अनविलिंग टू एक्ट है तो फिर SEC भी बहादुर खुद आएगा कि क्या किया मेरे ऑडिटर के साथ, वो तो उसकी हिचकियाँ ही बंधी हुई हैं। तो वो बेचारा जो है वो कह रहा है कि मुझे अब ऑडिट भी नहीं करने दे रहे और मेरी बात भी नहीं समझ रहे। तो बजाय इसके कि कोई अनप्रोफेशनल वाक्य हो, आप बेहतर है कि आप टाइम से इस पर विड्रॉ करके आ जाएं। तो विड्रॉल ऑडिटर का एक बड़ा मासूम सा खूबसूरत सा इंतकाम होता है जिसमें वो अपना काम कवर कर लेता है। जी क्या चीज़? जी एक दफ़ा इस पर बात कर रहे हैं, लाइट अगर ऑन कर दें। इन्होंने कहा ये जो आप चेंजेस वाली बात कर रहे हैं, क्या ये स्टैच्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है या नॉन स्टैच्यूटरी ऑडिट की बात हो रही है? हम इस वक्त अपने पेपर में ऑडिट उसे मान रहे हैं कि जहां हम किसी का भी ऑडिट कर रहे हैं। ये बात कंपनी लॉ में होती है, स्टैच्यूटरी ऑडिट या नहीं। कंपनी लॉ 1 मिलियन से छोटी कंपनियों को ऑडिट वाजिब नहीं करता और 1 मिलियन से ऊपर की कंपनियों का वाजिब करता है। जिनका वाजिब नहीं करता, अगर वो अपनी खुशी से भी ऑडिट करवा रहे हैं तो ISA तो फिर भी फॉलो होंगे। तो ISA का इससे ताल्लुक नहीं है कि उन पे लीगल है या नहीं ऑडिट करवाना। अगर मैं ऑडिट करने गया हूँ किसी भी इदारे का, चाहे वो सोल ट्रेडर है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, मैंने ISA फॉलो करना है। तो ISA फॉलो करना हमारे ज़िम्मे है और हम उसके मुताबिक चलेंगे। जी एंगेजमेंट लेटर का टाइम कब देना है? एंगेजमेंट लेटर किस टाइम पे होगा? प्री कंडीशंस पे पहले आपने उनसे बातें मोटी मोटी कर ली और अब आपने कह दिया कि हम जब कागज़ देंगे तो आपके मैनेजमेंट वाले साइन भी कर देंगे, प्रीमाइस को उन्हें कर देंगे साइन। तो ऑडिट स्टार्ट होने से पहले आपने उनसे जाके ये चीज़ें, अब पहले ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होती है, बहुत पीछे से आते हैं। सबसे पहले ऑडिटर कॉन्सेंट देता है, कॉन्सेंट के बाद वो जो AGM में याद है उसकी सिलेक्शन होती है। जब सिलेक्शन होती है तो उस वक्त आके कहता है मेरी ये प्री कंडीशंस हैं। प्री कंडीशंस ना माने तो विड्रॉ कर देगा, वो नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा। उनसे कहेगा जी आपने प्रॉपर तरीके से नहीं चले, और वो कहेंगे ये क्या बात करते हो, कंपनी लॉ के मुताबिक अब तुम अपॉइंटेड हो, तुम जुल्म कर रहे हो। तो कहेंगे कंपनी लॉ पूरा पढ़ना था, वहाँ पे राइट्स भी लिखे हुए थे। क्या राइट्स लिखे हुए थे? मुझे एक्सेस होगी सारी चीज़ों की, मैं जो इन्फॉर्मेशन कहूँगा मैनेजमेंट वाले मेरे से ताउन करेंगे। तुम ताउन नहीं कर रहे तो तुमने कंपनी लॉ के तहत मुझे अपॉइंट किया है, मैं कंपनी लॉ के तहत ही तुमसे निकलना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों का साथ, क्योंकि तुम लोगों ने कंपनी लॉ को भी फॉलो नहीं किया। तो पहले कॉन्सेंट, कॉन्सेंट के बाद अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के बाद प्री कंडीशन, प्री कंडीशन के बाद बैठ के एक मेज़ पे आमने सामने बैठ के टर्म्स तय करके ऑडिटर ये ख़त लिखता है और ये ख़त ऑडिटर की तरफ से मैनेजमेंट को जाता है, वो साइन करते हैं, एक कॉपी उनके पास होती है, ओरिजिनल ऑडिटर लेटर हमारे पास एंगेजमेंट लेटर होता है और हम अपनी फाइल में उसे लगा देते हैं। हाँ जी, एंगेजमेंट लेटर या 210 से रिलेटेड कोई सवाल? जी अगर ड्यूरिंग ऑडिट भी प्री कंडीशन में मसला है तो हमने विड्रॉ को हमेशा प्रेफर करना है, अनलेस कि लॉ हमें ना रोकता हो। क्योंकि प्री कंडीशन ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर ना बिटवीन द ऑडिट कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, ना स्टार्ट ऑफ ऑडिट कंप्रोमाइज़ होना चाहिए। हाँ, लेकिन बिल्कुल एंड ऑफ ऑडिट पे पहुंच गए हैं तो वहाँ एक और स्टैंडर्ड कहता है कि देख लो प्रैक्टिकेबल भी है या नहीं, वो 700 में पढ़ते हैं हम। जी लेकिन अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन हो तो फिर तो नहीं करेंगे। जी अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैं रीजनेबल जस्टिफिकेशन में तो मैं उनके साथ हूँ। हम जालिम नहीं है, हमारा मकसद क्लाइंट को गोली मार देना नहीं है, उसको खा नहीं जाना, बल्कि रेगुलर क्लास के बच्चों को पता होगा कि ऑडिटर कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, ऑडिटर शिकारी नहीं है, चौकीदार है। ठीक है, ऑल्दो कई दफ़ा चौकीदार ही शिकारी होता है, लेकिन बहरहाल ऑडिटर जो है वो चौकीदार है, हिफाजत कर रहा है। ऑडिटर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ऑडिटर जो है वो कोशिश कर रहा है कि अच्छाई हो, सबका फ़ायदा हो, उसका मकसद को इंतकाम लेना नहीं है। तो हमारा जो भी झगड़ा है वो वसीतर मफाद में है अवाम के। तो ऑडिटर का मकसद असल में झगड़ा नहीं है, अगर उनके पास एक अच्छी जस्टिफिकेशन है तो हम फ़ौरन से मान जाएंगे। तो मकसद झगड़ा नहीं था, मकसद ये था कि वो जो बात कर रहे हैं क्या वो लॉजिकल है। अगर वो लॉजिकल है और चीज़ें चल सकती हैं तो हम उसको ज़रूर कबूल कर लेंगे। यहाँ लाइन लिखी हुई थी कि अगर ऑडिटर एग्री कर ले तो रिवाइज टर्म्स तय कर लें, और अगर एग्री ना कर पाए तो फिर छोड़ के चला जाए। जी 210 क्लियर?
आसान सा मासूम सा स्टैंडर्ड था। कोड ऑफ एथिक्स का एक थोड़ा सा पोर्शन किताब ने यहाँ दिया हुआ है, ऑल्दो वो बातें जगह जगह बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन चलें फिर भी हम हल्का सा उसका तस्करा कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट कोड ऑफ एथिक्स, इसके लिए हमें 1 भी बंद करना पड़ेगा और 3 भी। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अपॉइंटमेंट का एक छोटा सा 2 सफ़े का पोर्शन है, और इस 2 सफ़े के पोर्शन को आपने जितनी दफ़ा भी पढ़ लें, इसमें जो सबसे ज़्यादा काम की डिस्कशन है वो पिछले और नए ऑडिटर की आपस में बातचीत है। उससे पीछे इन्होंने शुरू में जेनेरिक डिस्कशन की हुई है। जब भी आप क्लाइंट या एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस की तरफ आते हैं तो कुछ खतरे हैं। वो खतरे क्या हैं? एक क्लाइंट आपको बुला रहा है, जैसी क्लाइंट आपको बुला रहा है आपने करे नोटू, आप फ़ौरन जाके क्लाइंट को गले लगा लिया। जाहिर है जो आपको बुलाएगा तो वो पैसे तो देगा, तो जैसे ही वो आपको बुला रहे हैं तो बगैर सोचे समझे आपने जाके फ़ौरन से उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो देयर इज़ अ ह्यूज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कि आप अपने ज़ाती मफाद के चक्कर में शायद अपनी कंपिटेंस भी नहीं देख रहे, शायद अपनी प्रोफेशनलिज्म भी नहीं देख रहे। तो एक बहुत बड़ा थ्रेट यहाँ पे है कि अगर आपको कोई बुलाए और आप बगैर तहकीक किए उसको एक्सेप्ट करें तो वो गलत है। हो सकता है क्लाइंट की इंटेग्रिटी में मसला हो, क्लाइंट 2 नंबर हो, वो असलहे का कारोबार करते हो, वो 2 नंबर चीज़ों में इन्वॉल्व हो, वो स्मगलिंग का धंधा करते हो, वो बंदे ठीक ना हो, उनकी मार्केट में रेप्यूट ठीक ना हो, या हो सकता है वो आपको जो काम दें वो आपको आता ना हो, या आपके पास उतनी टीम ना हो, आपके पास उतने रिसोर्सेज ना हो। तो ऐसे में कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि देखो क्लाइंट जब भी तुम्हें बुलाए तो एक दफ़ा क्लाइंट की एक्सेप्टेंस के वक्त थोड़ी सी एहतियात कर लो, समझ लो वो कौन है, कैसे हैं, उनका काम धंधा क्या है, तुम्हारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पास क्या कंपिटेंस है, उनकी क्या ख्वाहिश है, समझ लोगे तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पे एक सेफगार्ड लग जाएगा, क्योंकि अच्छी तरह से समझ के तुमने ऑडिट एक्सेप्ट किया होगा। कोड ऑफ एथिक्स का जी वाला पोर्शन है, आई को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, 2-3 दफ़ा हल्का फुल्का सा यहाँ से इन्होंने पूछा है, पिछले समझें कोई 50 अटेम्प्ट्स में, तो को बहुत ज़्यादा उनको लगाव नहीं है। ये इस चैप्टर में उन्हें 210 बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए भी कि ये वाला पोर्शन 2-3 और जगह किसी ना किसी तरह से कवर हो जाता है। थोड़ा सा चैप्टर 3 में ISA 300 में कवर हो जाता है, थोड़ा सा इसी चैप्टर में आगे ISA 220 में भी कवर हो जाता है, थोड़ी सी बातें हमने अभी कर ली हैं, तो ये मल्टीपल जगह पे किसी हद तक कवर हो जाता है। तो इस पोर्शन को आपने बस जेनेरिकली पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देना है वो जब पिछला और नया ऑडिटर आपस में बातचीत करते हैं, थोड़ा एंड पे जाके। अभी इसको थोड़ा सा तेज़ी से स्किम कर लेते हैं। थ्रेट टू कंप्लायंस विद इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर आ जाएंगे अगर क्लाइंट के साथ कुछ क्वेश्चनेबल इश्यूज हुए। अगर आप गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे तो इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर दांव पे लग जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लाइंट इलीगल एक्टिविटीज, डिसऑनेस्टी और इस तरह की चीज़ों में हो, तो ऐसे में इस थ्रेट से बचने के लिए आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस बिजनेस की, और क्लाइंट की कमिटमेंट की अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो उसको एड्रेस करेंगे। तो इसका मतलब है सही लोग सेलेक्ट करें, और अगर आपको खतरा है कि वो सही लोग नहीं है तो आप उस ऑडिट को एक्सेप्ट ना करें। दूसरा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर का क्रिएट हो जाएगा अगर आप एक ऐसा काम उठा लें जो आप में कंपिटेंसीज नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप क्या वो करें, आप ये चेक करें कि क्लाइंट का बिजनेस कैसा है, उनके ऑपरेशंस कैसे हैं, उनकी एंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपसे काम क्या चाह रहे हैं, नॉलेज क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, और उसके बाद सेफगार्ड ये लगाएं कि ऐसे सफिशिएंट एंगेजमेंट पर्सनल अपने साथ लेके जाएं जिनके पास नेसेसरी कंपिटेंस हो। एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम को देखिए, उसके मुताबिक काम करें, और जहाँ जहाँ ज़्यादा टेक्निकल बात हो एक्सपर्ट्स को अगर इस्तेमाल कर सकें तो कर लें। तो 2 तरह के खौफ थे, एक खौफ ये था कि हम गलत क्लाइंट को ना चूज़ कर लें, और एक खौफ था हम गलत एंगेजमेंट को ना चूज़ कर लें। पहले है क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट काम क्या दे वो बात की बात है, पहले देखिए क्लाइंट कैसा है, गलत लोग तो नहीं, 2 नंबर तो नहीं, मेल फंक्शनिंग तो नहीं कर रहे, मेल प्रैक्टिस में तो नहीं है, 2 नंबर कामों में तो नहीं है। अगर नहीं है तो ओके, क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया। अब क्लाइंट हमें जो काम दे रहा है, मुझे ऑडिट आता है, मुझे टैक्स का काम दे रहे हैं, मुझे नॉर्मल ऑडिट आता है, वो मुझे एक स्पेशलाइज एरिया का ऑडिट दे रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो देखना है उनका नेचर, बिजनेस क्या है, ये सब समझने के बाद देखना है क्या मेरे पास इतने कंपिटेंट लोग हैं। अगर हैं तो मुझे इस काम पे कंपिटेंट लोगों को सफिशिएंट लेवल पे अपॉइंट करना है, और ज़रूरत पड़ने पे एक्सपर्ट्स को भी बीच में लेके आना है। क्लियर? हमने तेज़ी, हम स्लो पढ़ना शुरू हो। आफ्टर अपॉइंटमेंट की क्या मोटे मोटे प्रोसीजर हैं। जैसे ही आप अपॉइंट हो, अब एथिकली आपने क्या क्या करना है। अपॉइंट होने के बाद आप इंश्योर करें कि पिछले ऑडिटर को तरीके से निकाला गया है। करंट ऑडिटर अगर उसने रिजाइन किया है तो क्या प्रॉपर तरीके से है, और अगर वो ऑफिस से निकला है तो क्या प्रॉपर लॉ वगैरह को फॉलो करके, यानी उसे निकाला गया या वो छोड़ के गया, या जो भी वो हुआ, क्या जो हुआ वो सही हुआ था। इंश्योर करें कि क्या मेरी अपॉइंटमेंट सही है, यानी अपॉइंट होने के बाद देखें पिछला सही से निकला और मैं सही से अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ। और एक एंगेजमेंट लेटर बनाए न्यू क्लाइंट को देने के लिए। कहने का मतलब जब आप
तो एक्सेप्ट होने के बाद आपने 3 काम करने हैं, पिछला सही से माइनस हुआ, मैं सही से ऐड हुआ, और एक एंगेजमेंट लेटर जो हमने उनको देना है। अब एंगेजमेंट लेटर वाली बात हमने ऑलरेडी समझी हुई है। जी जी, वो तो ऑलरेडी एससीसीपी से पूछेंगे ना, तो फिर इसको क्यों देखने की जरूरत? कौन एससीसीपी से पूछ रहा है? जब दूसरा पॉइंट कर रहा है तो क्लाइंट को चाहिए कि वो एससीसीपी से पूछे, बिल्कुल सही है। क्लाइंट को चाहिए वो सच बोले, क्लाइंट को चाहिए वो अकाउंट सही बनाए। क्या ऑडिटर ये यकीन करता है कि उन्होंने सच ही बोला होगा? क्या यकीन करता है कि उन्होंने अकाउंट सही बनाए होंगे? तो क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो एससीसीपी को इन्वॉल्व करे। अब मैं आया हूँ तो मैं ये तो तसल्ली कर लूँ कि जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने किया भी है या नहीं। तो ये अजम्पशन तो अच्छी है कि क्लाइंट ने एससीसीपी को इन्वॉल्व तो किया होगा। अगर कानून फॉलो किया है तो एहतियातन मैं एक चेकलिस्ट देख लूँ कि क्या उन्होंने एससीसीपी को इन्वॉल्व किया था, क्या ये सारे मामलात हुए थे। अगर हुए थे तो ओके, तो बस ये तसल्ली करनी है। देन एक्सपर्ट का यहाँ इन्होंने तस्करा किया है, लेकिन यहाँ मैं इस पर जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि ये बातें बड़ी थोड़े से उसमें लिखी हैं, और इंशाल्लाह गालबन हाँ कल के लेक्चर के बाद इंशाल्लाह ताला ये एक्सपर्ट वाली बात समझ आ जाएगी। तो इसको फिलहाल कैरी फॉरवर्ड कर दें और बेशक ना पढ़ें, क्योंकि यहाँ तकरीबन बहुत ही छोटी सी प्रेसी बनी हुई है एक्सपर्ट के स्टैंडर्ड की। ISA 620 जब अपॉइंटमेंट चेंज हो रही हो, जब एक बंदा जा रहा हो और दूसरा आ रहा हो, यानी कि एक बंदे ने दूसरे को रिप्लेस करना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिटरमाइन करेगा कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब किसी एक पोटेंशियल मुमकिन क्लाइंट ने कहा कि इस बंदे को रिप्लेस करना है तुमने, या अगर एक बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है और मैं उस काम के लिए अप्रोच कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी सी एहतियातें करनी है। यह एक ऐसा काम जो ऑलरेडी एक बंदा कर रहा था और मैं उसको कम्प्लीमेंट करने आ रहा हूँ, इसका मतलब है अगर पिछले बंदे को निकाल के मुझे बुला रहे हैं, ये काम वो मार्केट में लोगों से कह रहे हैं कि टेंडर जमा कराओ, हमें प्रपोजल जमा कराओ, या एक बंदे ने आधा काम किया और बाकी आधा मेरे से काम करवाना चाह रहे हैं, तो मुझे ध्यान से देखना होगा कि क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड तो हमेशा कहेगा कि एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ऐसे में मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर ख़राब ना हो जाए, मैं अपने ही भाई बंद का गला ना घोट दूँ, अपने ही भाई को अपनी नौकरी से हटा के उसकी जगह पे तो नहीं आ रहा। कोड ऑफ एथिक्स, अब कोड ऑफ एथिक्स में आ गए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे आपस में क्या है, भाई भाई बरादरी है। हमारे सिलेबस में नहीं है, लॉ कोड ऑफ एथिक्स ने एक्सप्रेसली कहा है अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक फ़ीस पे ऑडिट कर रहा है तो दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट उससे कम फीस कोट ही नहीं कर सकता, अंडरकटिंग नहीं कर सकता उस क्लाइंट के लिए। किसी और जगह अगर वो कम फीस चार्ज कराए, यानी एक क्लाइंट ने अगर एक दफ़ा फीस एक दे दी ना 5 लाख, तो अब अगली दफ़ा हल्की फर्म भी ऑडिट करेगी तो 5 लाख से कम कोई नहीं कोट करेगा, ताकि सीए बरादरी एक दूसरे के कंपटीशन में कितना मज़ा है। आई क्या पैसा कह दे कि अगर एक दफ़ा एक कॉलेज ने एक बच्चे को एक फ़ीस चार्ज की है तो दूसरा कॉलेज उसे कम चार्ज नहीं करेगा। आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बरादरी के साथ बुरा नहीं करेंगे, आप अपने भाई बंद कॉलेजों को जो है वो जीने देंगे। आप कम पैसों पे सस्ते में क्रैश कोर्सेज और इस तरह से करके आप जो है ना वो ख़राब नहीं करेंगे। तो हम तो अपने वो कोई रह तो नहीं गया ऑफ़र जो है उसके लिए 3-3.5 महीने इंतज़ार करना पड़ता है कि किसी भी टाइम पे हमारे कंपटीटर को बुरा ना लगे कि जी आपने तो सारी मार्केट ख़राब कर दी, तो उसके बाद खामोशी से आके कोई रह तो नहीं गया, या रिवीजन क्लासेस या इस तरह से करके। ऐसा कि आप लोगों को भी शायद आधों को नहीं पता होगा, इतनी खामोशी से ऑफ़र करते हैं। ये मैंने कहा ना कोई रह तो नहीं गया, पता नहीं आपको पता भी है नहीं, तो कोई रह तो नहीं गया के नाम से हमारी कुछ लाइव क्लासेस आती हैं। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स होते हैं, 1-2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि तकरीबन 2-2.5 महीने की एक रीज़नेबल लेंथ की क्लासेस होती हैं जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं, और वो हमेशा फ्री होती हैं और पिछले बड़े अरसे से हम करते आ रहे हैं। और दूसरा पेपर से 2-1 महीने पहले हम कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस भी इसी तरह से फ्री ऑफ़र करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने एंड तक कहीं पर भी दाखिला ना लिया हो। तो अगर शुरू में करें तो फिर सारों ने हमारा सर फाड़ देना है, वो कहेंगे कि ये तो फिर आप कंपटीशन को तबाह करने वाली बात कर रहे हैं, तो वो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर हो जाएंगे जिसमें कि आपके पास फैकल्टी भी तगड़ी हो और ऊपर से आप प्राइस भी बहुत ही अंडर कट कर दें, तो फिर तो सारों का सत्यानाश करने वाली बात है। वापस इधर आते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कंपेटेंस और ड्यू केयर का क्रिएट हो जाएगा अगर मैंने सारे फैक्ट्स समझने से पहले ये किया। तो ऐसे में अच्छा सेफगार्ड ये है कि मैं एग्जिस्टिंग ऑडिटर से, अकाउंटेंट या ऑडिटर जो भी वहाँ पे मौजूद है उससे पूछूं कि भाईजान तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे आना चाहिए? वो कहेगा खुदा का खौफ करो यार, अपने भाई को निकालोगे। ऑब्टेन करूँ इन्फॉर्मेशन अदर सोर्सेज से, थर्ड पार्टी से पूछूं कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है और किस तरह से। तो इसमें जो मेन प्रोसीजर है वो जो सबसे काम की स्लाइड है, यानी इस वाले टॉपिक में अगर कोई सबसे काम की बात है तो वो ये इधर दी हुई है इस वाली स्लाइड पे। आपने क्या करना है, आपने पिछले वाले अकाउंटेंट या पिछले ऑडिटर व्हाटएवर जो भी वहाँ मौजूद है उससे रब्ता करना है, कम्युनिकेटिंग विद एग्जिस्टिंग या
प्रीडिसेसर ऑडिटर कम्युनिकेटिंग विद प्रोपोज्ड अकाउंटेंट। अगर आप आने वाले ऑडिटर हैं तो आपने, या अकाउंटेंट है तो पिछले वाले से रब्ता करना है। ये जिम्मेदारी हैं आपकी पिछले वाले से रब्ता करने के लिए, और ये जिम्मेदारी हैं वो जो वहाँ मौजूद है उसने आपसे किस तरह से बातचीत करनी है। तो इन लाइंस को ज़रा ध्यान से पढ़ लेते हैं। फर्म शुड कम्युनिकेट विद करंट ऑडिटर इफ़ देयर आर एनी। अगर इससे पहले कोई ऑडिटर्स वहाँ मौजूद हैं तो फर्म को क्या चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करे ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके कि कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि जिसमें मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैंने एग्जिस्टिंग बंदे से पूछा, उसने कहा भाई किन के पास आ रहे हो, पैसे नहीं देते, ये जलील करते रहते हैं, मैं पिछले पैसों के लिए कब से चक्कर लगा रहा हूँ, और तंग आके उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी जगह किसी और बेवकूफ़ को ले आते हैं। तब आप अलर्ट हो जाएंगे कि यार ये तो मेरे अपने भाई ने मुझे कह दिया कि भाई किधर आ रहे हो, फंस जाओगे तुम भी। तो एक दफ़ा समझेंगे, क्लाइंट से पूछना पड़ेगा ये रब्ता करने से पहले। भाई कम क्लाइंट से कहेंगे कोई मसला तो नहीं है आपका, कोई पिछले बंदे से होने का मसला ही कोई नहीं। मैं कहा अच्छा चलें फिर मुझे लिख के इजाज़त दे दें कि मैं उसको रब्ता करके उससे भी पूछ लूँ। सही लोग हैं ना, कोई मसला नहीं तो दे देंगे इजाज़त। इजाज़त ना देना अपने अंदर एक ख़तरा है, ठीक है। अगर क्लाइंट रिफ्यूज़ कर देता है गिव परमिशन तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये क्लाइंट मुझे इजाज़त दे देता है लेकिन उसे कहता है अगर कुछ बताया ना, हमें कहते भेज दें खत, उसको कहे अगर ख़त का जवाब आया तो बस तुम्हारे वो जो आखिरी पैसे हैं ना वो नहीं मिलने वाले। तो हमें रब्ता ना करने दें या उसको जवाब ना देने दें, दोनों सूरतों में गड़बड़ है, हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर करंट ऑडिटर ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता तो न्यू ऑडिटर जो है वो असेस करे बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। आपने उससे पूछा कोई मसला तो नहीं, उसने कहा यार तुम्हें क्या बताऊँ, रहने दो। अब समझ ही नहीं आया कि मतलब वो क्या बात करना चाह रहा है, किस तरह से कहना चाह रहा है। तो कुछ और सोर्सेज देखें, इधर उधर से पता करें क्या हुआ, कंपनी के लोगों से पूछें, कुछ मार्केट से थोड़ा सा अंदाज़ा लेने की कोशिश करें, और फिर देखें कि हमें जो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। इवन अगर करंट ऑडिटर कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है, मैं क्या ऑडिट एक्सेप्ट करूँ, उसने कहा ये बात है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मत एक्सेप्ट करो। मैंने क्लाइंट से कहा जी आप तो पिछले ऑडिटर के पैसे खा के बैठे, उन्होंने कहा वो है ही खबीस आदमी, उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, नहीं दी, ये देखो कागज़ पे लिखा है, तय हुआ हुआ है। अब क्लाइंट भी कुछ सही लग रहा है, कुछ अपना बरादरी वाला भाई भी सही लग रहा है, लेकिन अपने बरादरी वाले को सपोर्ट करना है, लेकिन क्या मेरा बरादरी वाला बंदा झूठा नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं, अंकल के पास चलते हैं, उनसे कह देते हैं वो जो कह दें, आईकेप के पास ले जाए मामले को, आईकेप से मशवरा ले लें। एथिकल कन्फ्लिक्ट आ गया ना, आपस में क्लैश आ गया, आईकेप के पास जाएं, जो आईकेप कह दे कि ये कर लो, हम फिर उस तरह से कर लें। ये बात समझ आई? डिस्कशन होगी अकाउंटेंट के साथ, रिटर्न में होगी? ये रिटर्न में होगी, ये प्रॉपर लेटर भेजा जाता है जिसका लेटर में जवाब आता है। फ़ोन पे डिस्कशन नहीं होती, हमें रिकॉर्ड रखना होता है। बाद में कोई भी मुकर गया तो फिर क्या होगा। और ये क्लाइंट की इजाज़त से होगी, क्लाइंट इजाज़त नहीं देगा तो वैसे आपस में मिल लेंगे, लेकिन अगर क्लाइंट इजाज़त दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। कहने का मतलब है कि ऑफिशियल तरीका है कि वो इजाज़त दें और आप ऑफिशियल तरीके से कम्युनिकेट करें। अंदर खाते तो फ़ोन पे तो बात कर ही रहे होंगे ये लोग, लेकिन ये आउट ऑफ बुक्स है, बुक्स के मुताबिक हमें राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। अच्छा, ये जो नया वो जो बंदा वहाँ बैठा है उसकी क्या जिम्मेदारी है? एग्जिस्टिंग या प्रीडिसेसर अकाउंटेंट जो वहाँ मौजूद है उसे चाहिए कि वो तमाम लॉज एंड रेगुलेशन इस तरह की रिक्वेस्ट को उसमें जहन में रखे और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ऑनेस्टली दे और अनएम्बिगुअसली दे। वो जो था ना कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ऐसे नहीं कह दे सब ओके है या कह दे गड़बड़ है, ठोक बजा के बात हो, सीधी बात हो, कोई वो ना हो, डाउट ना हो। एग्जिस्टिंग या प्रीडिसेसर अकाउंटेंट को फॉलो करना होगा कॉन्फिडेंशियलिटी को। नया बंदा भी आया नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन उठा के दें, ये देखो ये मसला ये मसला ये मसला। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि वो जब ज्वाइन करेगा तब जाके वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। तो ऐसा ना हो कि मैं उसको शिकायत लगाते लगाते कॉन्फिडेंशियलिटी तोड़ दूँ। हाँ, लेकिन अगर आई के बीच में आ गया और उसने कह दिया तोड़ दो तो याद है प्रोफेशनल ड्यूटी। देन फॉलोइंग फैक्टर्स देखने होंगे, एंगेजमेंट की नेचर क्या है, क्या उसको परमिशन क्लाइंट ने दी है इस तरह की डिस्कशन करने की, और लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट इस कम्युनिकेशन की क्या, और उसको कितने तहजीब के दायरे में रहते हुए किस चीज़ को कैसे बयान करना है। तो आने वाला और जो पहले से मौजूद है उनकी जिम्मेदारियां, तो चैप्टर 2 में जो ये एथिक्स का यूनिट है इसमें बाकी बातें तो कहीं ना कहीं रिपीट होती मिल जाती हैं। ये जो इस वक्त एग्जैक्टली इस स्लाइड पे इंफॉर्मेशन है ये इसमें काम की इंफॉर्मेशन है, इसको हाईलाइट करके रख लें। अगर कभी आप इस पे और कहें हो सर ने कहा था बस सरसरी सा देखना है तो भी ये वाले जो 2 हेडिंग्स के नीचे लिखा हुआ है इसको खास तौर पे ध्यान से पढ़ लेना है। डन। यहाँ आपकी फेवरेट स्लाइड आती है ब्रेक वाली, ठीक है। ब्रेक
वो जो 10 मिनट की ब्रेक है जिसका रूल आपने मुझे नहीं रोकना होता, 3:38 3:48 पे इंशाल्लाह दोबारा इकट्ठे होते हैं और ISA 220 की तरफ आते हैं। ISA 220 को एक गो में इंशाल्लाह पूरा कवर करने की कोशिश करते हैं। 3:48 पे इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आवाज़ वापस लौट आई है, देखते हैं कब तक रहती है। तो जी जी, अच्छा ये सामने आ गया है, ये ऐसे करके यूँ होता है तो सेट हो जाता है जी। तो हम लोगों ने जाने से पहले चैप्टर 2 के ऊपर बात की, अपॉइंटमेंट को समझा, ISA 210, कोड ऑफ एथिक्स, इन सब के मुताबिक देखा कि ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है उस वक्त उसने क्या एहतियात करनी है और कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब 220 ऐसा स्टैंडर्ड है जो अपॉइंटमेंट से भी रिलेट करता है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उससे भी रिलेट करता है। ISA 220 का जो मेन टारगेट है दैट इज़, हाँ जी, आवाज़ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही है? अब सही है, अब सही है, अल्लाह खैर करे। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब आपने ऑडिट करना है तो आपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करना है, लॉ के मुताबिक करना है, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक करना है। तो 220 नामी स्टैंडर्ड हमें एक अच्छी क्वालिटी का ऑडिट करना सिखाता है। ये अच्छी क्वालिटी किसे कहते हैं? अच्छी क्वालिटी हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी क्वालिटी का क्रैश कोर्स किसे कहेंगे? जिसमें क्या फीचर्स हो, मतलब क्या चीज़, अच्छी क्वालिटी से क्या मुराद है? स्पीकर अच्छा हो, अच्छा स्पीकर, आप उस स्पीकर को समझे, मैं अपने आप को स्पीकर जो बोलता है, ठीक है जी, आपने कहा स्पीकर भी अच्छा हो और स्पीकर भी अच्छा हो, चलें। AC भी अच्छे काम करते हैं, इधर से आवाज़ आई, फ्री हो तो क्या ही बात है। स्टडी मटेरियल भी बहुत सारा मिल जाए, सॉफ्ट में सारी किताब मिल जाए, सारे टेस्ट सॉफ्ट में मिल जाएं, और बिरयानी हो, अस्तगफिरुल्लाह जी, और रिकॉर्डिंग मिल जाए, टेस्ट चेक होके मिल जाए एनरोल्ड स्टूडेंट्स के, ठीक है, और जी एक मिनट, ये दो हो गए वो वाले भाई। अफेक्टिव हो, तो अफेक्टिव कैसे हो वो क्वालिटी बताए ना जी। बच्चे भी पढ़ने वाले हों, चलो शुक्र है किसी ने तो असल बात की। बच्चों को बिठाने के लिए और क्लास के बाद रेस्ट करने के लिए और जो है अपने जख्मों पे मरहम पट्टी करने के लिए भी उनके पास प्रॉपर जगह हो। डेली के टारगेट रियलिस्टिक हो, ऐसा ना हो कि टीचर आके बस अकेले ही खेल रहा हो और बाकी सारे कहें भाई ऐत नहीं होने वाला, ये तो पता नहीं एक अलग ही हवा में बह रहा है, ये पता नहीं कौन सी मखलूक है, ये इसको लग रहा है कि ये हो सकता है। तो रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए डेली। वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होने चाहिए। अब तो वीडियो लेक्चर भी आना शुरू हो गया, आपने देखा होगा जी। और आखिरकार आप लोग पहुंच गए ड्राफ्टिंग सेशन, ऑडिट का आधा मसला, लिखाई की प्रैक्टिस, ठीक है। और अच्छा, एक भाई ने कहा कि जी वो मैं दूसरे कॉलेज से आया हूँ और आप लोग बड़ा अच्छा ये कर रहे हैं, सारा कुछ है, टेस्ट सॉफ्ट में भी दे रहे हैं, लेकिन अगर टेस्ट चेक भी कर दें तो क्या ही मज़ेदारी वाली बात होगी। तो मैंने बताया कि हम ऐसा ज़रूर किया करते थे, बड़े अरसे तक करते रहे थे, लेकिन उसके बाद बच्चे जो है ना वो हमारी इस अपनी एक अच्छाई को जो है ना वो फ़ौरन से वो समझते थे शायद हम बाउंड हैं, हमारी मजबूरी है और जो है वो हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो बच्चा टेस्ट देने के 2 घंटे बाद बड़े धमकियाँ हमें इस तरीके से कहता था, मेरा टेस्ट क्योंकि नहीं मिला, इंतज़ामिया बड़ी फजूल है, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा फिर हमने अगर लानते भी समेटनी है तो फिर फ़ायदा क्या है। तो इसलिए वो एक्टिविटी रखी है, लेकिन उसको सेल्फ असेसमेंट रखा है। लेकिन फिर मैंने उन भाई को कहा, मैंने कहा एक आप बात बताएं, आप ड्राफ्टिंग की क्लास में, उन्होंने कहा सर टाइम ज़रा कम है मेरे पास। तो मैंने कहा भाई ड्राफ्टिंग की क्लास तो सबके लिए है, आप वहाँ बैठो, आप डेली लिखो, जो टीचर बता रहा है वो सुनो, जो साथ साथ लिखवा रहा है आप लिखो। तो टेस्ट में आपने इतना नहीं लिखना जितना ड्राफ्टिंग के सेशंस में लिख लेना है। लेकिन उसके लिए वो साहब के पास टाइम नहीं था। उन्होंने एक फैसिलिटी लेके जेब में रखनी थी कि कॉलेज ये कह दे कि मैं टेस्ट दूंगा और मैं अपने शाना मिजाज से किसी भी दिन आऊँगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी टेस्ट कभी भी दे के चला जाऊँगा और बस ये कॉलेज मुझे चेक करके दे दे।
तो कहने का मतलब है कि टेस्ट से ज़्यादा बड़े लेवल की सर्विस है ये ड्राफ्टिंग वाला जो सेशन है, जिसमें ऑन द गो एक लिविंग पर्सन सामने है। टेस्ट में तो आप एक बंद कमरे में टेस्ट दे के और चले जाते हैं, वो इनह्यूमन तरीके से होता है। यहाँ तो सामने बंदा बैठ के आपको फीडबैक दे रहा है, आपको लिखने के बारे में गाइड कर रहा है। तो ड्राफ्टिंग सेशन टेस्टों से ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी है। और क्वालिटी के अंदर आपने सबसे एंड पे जाके ड्राफ्टिंग का जिक्र किया, जो कि बड़ी स्पेशल किस्म की स्किल है। खैर, इसका मतलब है अगर खाली एसी अच्छे चल रहे हो, आवाज़ भी ना आ रही हो, टीचर भी बस गुजारा मुजारा ही हो, क्रैश कोर्स हो भी 50 दिन का, तो क्वालिटी तो मर गई। इसका मतलब है किसी एक फीचर से क्वालिटी नहीं आएगी। टीचर बड़ा तूफानी है लेकिन सारे बच्चे पसीनों पसीन हुए हैं क्योंकि पंखे चल रहे हैं और एसी है ही नहीं लगा हुआ, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। टीचर अच्छा, एसी भी बड़े अच्छे, 2 दिन का क्रैश कोर्स, वो भी अच्छा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा क्रैश वो है जिसमें ये 5-6 फीचर्स सारे के सारे पाए जाएं। तो जब भी हम किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर वो है जिसका लेंस ज़्यादा लाइफ रखता हो, जिसका डिस्प्ले शार्प हो, जो बहुत तेज़ रोशनी में भी बेहतर डिस्प्ले देने की सलाहियत रखता हो, और जो अलग अलग लैपटॉप साइज़ के हिसाब से अपनी डायमेंशन को सही से एडजस्ट कर लेता हो, जो बहुत गर्म एनवायरनमेंट में भी चल सकता हो और लॉन्ग आवर्स की क्लासेस में दरमियान में हीटअप भी ना हो। ये सारे फीचर्स मिला के एक अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्टर बनाएंगे, वो सारे फीचर मिला के एक अच्छी क्वालिटी का क्रैश कोर्स बनाएंगे। तो इसी तरह से ऑडिट की अच्छी क्वालिटी, ISA 220 इज क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ऑडिट की अच्छी क्वालिटी तब होगी जब ऑडिट के अंदर को 5-6 क्वालिटीज़ पाई जाएंगी, 5-6 चीज़ें मिल के एक अच्छी क्वालिटी को ऑडिट देंगे। अभी हम लाइट बंद नहीं करते, धुंधला सा है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैंने मोटे मोटे नाम सामने लिखे हुए हैं। तो ISA 220 स्टार्ट होता है और वो कहता है कि भाई आपके पास जो क्वालिटी की प्रपोजिशन पूरी करने के लिए ये 6 बेंचमार्क्स हैं। इन 6 जगह पे अगर ऑडिट में क्वालिटी हुई तो अल्टीमेटली आपका ऑडिट अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। एक एक लाइन की डिस्कशन करता हूँ, फिर इनमें से हर के ऊपर हम अलग अलग स्लाइड पे डिस्कशन करेंगे कि इनका क्या क्या मतलब है। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट वो होगा जिसमें लीडर ऑफ द ऑडिट अपनी जिम्मेदारी लेगा और वो ऑडिट पे क्वालिटी इंश्योर करने की कोशिश करेगा। अच्छा ऑडिट वो होगा जहाँ एथिकल रिक्वायरमेंट जो रेलेवेंट हैं वो फॉलो की गई होंगी। अच्छा ऑडिट वो होगा जहाँ एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस क्लाइंट और ऑडिट एंगेजमेंट्स वगैरह की सही से की गई हो। अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ एंगेजमेंट पे प्रॉपर रिसोर्सेज एलोकेट हुए हो। अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ अच्छी डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू दिया गया है और कुछ केसेस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी हुआ हो। और अल्टीमेटली अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ मॉनिटरिंग वाले हर वक्त चीज़ें देखते रहें और जो जो गड़बड़ी हो रही हैं उनको साथ साथ बेहतर करते रहें। तो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट का मतलब है जिसमें 6 बेंचमार्क्स हों, लीडर ने अपना काम सही से अदा किया है, एथिक्स सही से फॉलो हुए हैं, एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस सही तरीके से हुई है, रिसोर्सेज सही से एलोकेट हो गए हैं, ऑडिट की परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है, यानी कि डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू वगैरह बड़ा अच्छे तरीके से, और अल्टीमेटली एक डिपार्टमेंट ने साथ साथ मॉनिटर किया है कि हमारे जितने भी ऑडिट्स हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये 6 बेंचमार्क समझ आ रहे हैं। अब ऐसे में एक एक करके इन सारे बेंचमार्क्स को देखना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि ऑडिट जो करते हैं वो साइन नहीं करता और जो साइन करता है वो करता नहीं है। ऑडिट करना होता है पार्टनर्स ने, फर्म ने ऑडिट करना होता है। फर्म के हेड्स कौन होते हैं? पार्टनर। अब एक ऑडिट फर्म के पास अगर 200 ऑडिट हैं तो एक पार्टनर शायद 20 ऑडिट्स को देख रहा है, तो वो 20 ऑडिट खुद नहीं कर सकता। 20 ऑडिट पे टीम जाएगी ऑडिट करने के लिए, काम करेंगे टीम और साइन करेगा पार्टनर। ये बहुत ख़तरनाक बात है। पार्टनर 20-25 साल के तजर्बे वाला बंदा है, ऑडिट अकाउंटिंग में उसने ज़िंदगी गुजारी है, वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ा तजर्बा है, सारा कुछ है, और जो ऑडिट करने गए हैं वो आप लोग हैं। अपने बारे में सुनते साथ ही हासा निकल गया, देखा हम करेंगे बस ठीक है सर, मतलब बस गुजारा मुजारा ही हो गया ना। ऑडिट करने जा रहा है, टीम में कोई प्रोबेशनर है, कोई जूनियर है, कोई सेमी सीनियर है, कोई सीनियर है, किसी का आधे साल का तजर्बा है, किसी का 1.5 साल का तजर्बा है, इन्होंने करना है। अच्छा, फिर उन सबको सुपरवाइज किसी मैनेजर या सुपरवाइजर ने करना है, उसका भी 4-5 साल का तजर्बा है। करना इन्होंने ऑडिट है, साइन उसने करने हैं, साइन होने हैं जिम्मेदार लेवल के बंदे के। अच्छा, क्लाइंट ने ये ऑडिट दिया था एक सीनियर मैच्योर बंदे को जो 17, 18, 20, 25 साल का तजर्बा रखता था, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट था।
वो एक्सपेक्ट करता है कि क्वालिटी ऑफ ऑडिट वो हो जो इस बंदे के मेयार की है, और काम करना है टीम ने। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर जो मेन डिस्कशन है वो यही है कि एक एंगेजमेंट पार्टनर कैसे इंश्योर करे कि काम करे टीम, लेकिन क्वालिटी वो हो जैसी मैंने देनी थी। तो ऐसे में जो पहला बेंचमार्क है, बड़ा ज़रूरी बेंचमार्क है, दैट इज़ लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 कर दीजिए। जज़ाकल्लाह। शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा या पड़ गया कुछ ना कुछ, विजिबिलिटी सही है। वो लगा जी 1 भी कर दें, कहा आप भूत बन जाए, खैर है। ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है, एक एक लफ्ज़ को अच्छी तरह से देखते हैं, जिम्मेदारी है कि वो मैनेज करे और अचीव करे क्वालिटी ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। In doing so, engagement partner shall be sufficiently and appropriately involved throughout the audit engagement. ऐसा ना हो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट के लालच में ऑडिट पकड़ा, टीम को फॉरवर्ड किया और अगला ऑडिट पकड़ने चला गया। अब टीम उस ऑडिट का बेचारा कबाड़ा करके बैठी हुई है। तो एंगेजमेंट पार्टनर की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि उसके अंडर एंगेजमेंट पार्टनर, हम पार्टनर नहीं बोल रहे हैं, एंगेजमेंट पार्टनर बोल रहे हैं। एक फर्म में 200 अगर ऑडिट्स हैं और उनमें से 20-20 ऑडिट किसी एक पार्टनर के ज़िम्मे है, तो जिस पार्टनर के ज़िम्मे वो ऑडिट है वो एंगेजमेंट पार्टनर है। वो थ्रू आउट कोशिश करे कि वो क्वालिटी को मैनेज और अचीव करे और नज़र आए कि वो सफिशेंटली एंड अप्रोप्रिएटली लेवल पे इन्वॉल्व है उस एंगेजमेंट में। वो शुरू में भी चीज़ों को देख रहा है, दरमियान में भी चीज़ों को देख रहा है, एंड पे भी चीज़ों को देख रहा है, गाइड भी कर रहा है, सुपरवाइज भी कर रहा है, मॉनिटर भी कर रहा है, हेल्प भी कर रहा है, ज़रूरत पड़ने पे काम भी कर रहा है। एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शंस की, इंक्लूडिंग एम्फसाइजिंग। ये जिम्मेदारी लेगा कि तमाम एक्शंस क्लियर हों, कंसिस्टेंट हों, प्रॉपर हों, और अल्टीमेटली वो जिन चीज़ों पे फोकस कर रहा है दैट ऑल एंगेजमेंट टीम मेंबर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। एंगेजमेंट पार्टनर मुसलसल टीम को गाइड करेगा कि यू आर एक्सपेक्टेड कि आप अच्छी क्वालिटी का काम करें, आपने गड़बड़ नहीं करनी। यानी कि खुद तो क्वालिटी सोचे ही सोचे, अपनी टीम के अंदर भी क्वालिटी की बातें बार बार करे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड समझाए अपनी टीम को। ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन को एनकरेज करें, उनसे क्या डरना नहीं है मेरे से। ये नहीं सोचना कि पार्टनर से पूछेंगे कि काम कैसे करें तो वो डांट देगा। पूछो, ऑडिट ख़राब करने से बेहतर है मेरे से पूछ लो, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बेस्ट तो करूँगा लेकिन काम अच्छा हो जाएगा। तो अपनी टीम को गाइड करे कि तुमने क्वालिटी को सोचना है, अपनी टीम को गाइड करे कि तुम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है चीज़ों में, एथिक्स को सोचना है, तुम लोगों ने अच्छी कम्युनिकेशन विद इन टीम एंड विद इन सपोर्ट जो वो है क्लाइंट, विद इन योर टीम और एंगेजमेंट पार्टनर हर लेवल पे अच्छे तरीके से करना है। अपने कंसर्न रेस करने विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल। इस खौफ को जहन में नहीं रखना कि बेइज्जती हो जाएगी, बुरा मान जाएंगे, लोग नाराज़ हो जाएंगे, मुझे टीम से निकाल देंगे, ये टेंशन नहीं लेनी, खुल के कम्युनिकेट करना है। हर एंगेजमेंट टीम मेंबर की इंपॉर्टेंस कि वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट एंगेजमेंट जहन में रखे। अब पता है क्या, ये स्टैंडर्ड जो किताब में लिखा है इसने ड्रैग बहुत किया, लंबे लंबे पूरे स्टैंडर्ड के जुमले हैं। आई के अपने ये बड़ा एमरजेंसी में किताब में डाला तो इसके वर्ड्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं किए, और तकरीबन उतनी ही एमरजेंसी में मैंने भी किताब में डाला चूँकि वक्त कम था और किताब प्रिंटिंग के लिए जानी थी। ये थोड़ा सा और शॉर्ट हो सकता है, तो आप कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप कहें कि मैनेज एंड अचीव क्वालिटी और सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व। फिर एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा किस चीज़ की, कि वो जो टीम मेंबर्स हैं वो क्वालिटेटिव एंगेजमेंट लेवल की बात कर रहे हैं, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन है, और देन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना है टीम ने, और इस चीज़ का ध्यान एंगेजमेंट पार्टनर ने रखना है कि टीम ने इन चीज़ों का ध्यान रखा है नहीं रखा। आपने काम करना नहीं है, जिन्होंने काम करना है आपने उनसे काम करवाना है। तो पार्टनर ने ये नहीं करना कि मैं एथिक्स को फॉलो करूँ, पार्टनर ने टीम को कहना है कि तुमने ऑडिट करते हुए एथिक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदारी लेगा कि क्वालिटी का काम होगा। जब टीम को पता है कि हमारा पार्टनर तो आखिरी दिन ही हमसे पूछेगा तो बस वो तो कचरा ही करेंगे। जब उन्हें पता होगा कि भाई ये तो पागल आदमी है, ये तो शुरू से साथ पूछ रहा है, हर तीसरे दिन फ़ोन करके पूछ रहा है, हफ्ते बाद क्लाइंट पे छापा मार लेता है, कहता है क्या मसला चल रहा है, किस तरह से है, और इतना इन्वॉल्व है। जो जितना इन्वॉल्व होगा उतना टीम मेंबर ध्यान से काम करेंगे, और जो जितना सर से उतार चुका होगा उतना ही मामला ख़राब हो जाएगा। तो पहली चीज़, एंगेजमेंट पार्टनर सही से जिम्मेदारी ना सिर्फ समझे बल्कि समझाए भी कि ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए।
सेकंड में रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। अब अच्छा ऑडिट हमेशा तब होगा जब एथिक्स फॉलो हुए हैं। एक ऐसा ऑडिट जिसमें थ्रेट ही थ्रेट है, मसले ही मसले हैं, गड़बड़ी गड़बड़े हैं, टीम जानिबदार हुई हुई है, तो वो अच्छी क्वालिटी तक कभी भी काम नहीं करेंगे। तो अच्छा ऑडिट वहाँ होगा जहाँ एथिक्स फॉलो हुए होंगे, अपॉइंटमेंट के वक्त के एथिक्स फॉलो हुए होंगे, परफॉर्मेंस के वक्त के एथिक्स फॉलो होंगे, थ्रेट्स को देखा गया होगा, सेफगार्ड अप्लाई किए गए होंगे, इंडिपेंडेंस को देखा होगा, अच्छी तरह से कोशिश की होगी कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो किताब के मुताबिक एंगेजमेंट पार्टनर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस। एंगेजमेंट पार्टनर को जिम्मेदारी पता होना चाहिए कि हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और इंडिपेंडेंस तो ख़ास तौर पे उसके जहन में होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अदर मेंबर्स की भी कि वो लोग भी एथिक्स को फॉलो करेंगे। अल्टीमेट जिम्मेदारी तो इसी की है, जिसने साइन करना है, पकड़ना तो हमने उसे ही है। तो जब उसकी जिम्मेदारी है तो उसी ने ही इंश्योर करना है कि टीम को एथिक्स का पता है या नहीं पता। अलर्ट रहे थ्रू आउट ऑडिट अगर कोई ऐसी चीज़ें उसके सामने आए जिसमें कोई थ्रेट है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, और उस थ्रेट को इवेल्युएट करे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले। ये बातें आपको बताना तो बहुत आसान सी बात है, वही 3 स्टेप्स है ना, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करे, इवेल्युएट करे। ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले, मैंने टाइम पे इसको तर्जुमा करके बता दिया, नहीं तो आप इसका पता नहीं क्या मतलब निकाल लेते। ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस फुलफिल हो गई है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि 5 नंबर का सवाल है और उनको आता 3 नंबर का है। ऊपर का क्या है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस। रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले जिम्मेदारी ले ये समझने की कि क्या एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस फुलफिल भी हुई है, यानी जानता भी हो और मानता भी हो। तो बस खींच रहे हैं। अल्टीमेटली क्या कीवर्ड्स हमें पता लगे, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीम मेंबर्स 2, नंबर 3 वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली बात, और नंबर 4 तो वही नंबर 1 का ही रेपिटेशन थी। तो 3 काम की बातें मिली कि एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, टीम की जिम्मेदारी, और अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को अप्लाई करने की जिम्मेदारी। तो फिर क्या होगा, ऑडिट क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इस अकेले से नहीं होगी, ये 6 की 6 चीज़ों से होगी। ये सेकेंड बेंचमार्क समझ आया। थर्ड बेंचमार्क, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट और ऑडिट की, याद है क्लाइंट की सिलेक्शन, क्लाइंट देखें कैसे हैं, फिर ऑडिट की सिलेक्शन या एंगेजमेंट कि मैं कंपिटेंट हूँ या नहीं। तो उन्होंने कहा जी अच्छा ऑडिट तब होगा जब आपने क्लाइंट और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर प्रॉपर काम किया होगा। और ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये डिटरमाइन करें कि फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या हैं एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस से रिलेटेड, क्या हमने उनको फॉलो किया है। देखें कि हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस से रिलेटेड, फिर वो इन्फॉर्मेशन जो थी आपने अपनी फर्म को बताई, क्या फर्म ने उस पर प्रॉपर एक्शन लिए। अब वो बातें कि अगर हमारे पास नॉलेज ना हो तो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अगर गड़बड़ हो तो एक्सपर्ट लेके आने चाहिए, अगर कंपिटेंस ना हो तो कंपिटेंस ऐड करनी होगी। तो जो भी एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस के स्टेप्स वो जो कोड ऑफ एथिक्स के थे, वहाँ जो हमें पता लगा, क्या टाइमली फर्म को बताया, क्या फर्म ने उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिए। तो इस पोर्शन में यहाँ पढ़ के कुछ नहीं समझ आ रहा है, इन्होंने बस उसी चीज़ को घुमाया है कि बस आप ये देख लो कि एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस की जो आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी है, क्या वो प्रॉपर जिम्मेदारी आपने सही से अदा कर दी है। चाहें तो आप इधर वो कोड ऑफ एथिक्स वाली बातें भी लिख सकते हैं कि क्लाइंट की इंटेग्रिटी वगैरह को अच्छी तरह से देख लें, क्लाइंट की बिजनेस और उसको देख लें कि इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं है, और अपने आप को देख लें कि टाइम रिसोर्स कंपिटेंस है या नहीं। लालच में ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, टाइम ही नहीं था, क्वालिटी तो गिर जाएगी। आपको आता नहीं था, आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, गलत होगा। आपके पास टीम मेंबर्स 2 थे और ऑडिट में कम से कम 6 चाहिए थे, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। तो टाइम रिसोर्स कंपिटेंस मौजूद हो तो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना नहीं। तो ऑडिट और क्लाइंट की एक्सेप्टेंस जितने अच्छे तरीके से और फर्म के रूल्स के मुताबिक हुई होगी, उतना ही ऑडिट की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं वो रिसोर्सेज को। कीवर्ड्स बता दें स्लाइड जी, अब इस स्लाइड में अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉपर कीवर्ड नहीं है सिवाय इसके कि फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की को इंश्योर करना है आपने कि जो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस से रिलेटेड जो फर्म ने तरीके बनाए हुए हैं, क्या उनको वो किया है। और दूसरा अगर कीवर्ड वो करना है तो जो इन्फॉर्मेशन आई है क्या उस पर एक्शन हुए हैं। तो कंप्लायंस ऑफ फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उस इन्फॉर्मेशन पे प्रॉपर एक्शंस। मैं एग्जैक्टली रात में एक टाइम पे बैठ के सोच रहा था कि मैं इन स्लाइड्स को सिर्फ कीवर्ड्स की हद तक
लेकिन चूंकि ये वाले स्टैंडर्ड को लोग जब किताब में पढ़ते हैं तो परेशान होते हैं कि इसमें काफ़ी ड्रैग हुई लंबी लंबी बातें हैं, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं क्लास में उसको पूरा बताते हुए साथ साथ कीवर्ड ऐड करता जाऊं, लेकिन मैं पूरे जुमले बताऊं ताकि जो लोग पढ़ के परेशान हो रहे हैं उनको टेंशन ना हो। ये बात समझ आई? देन रिसोर्सेज, एक फर्म के लिए रिसोर्सेज क्या है? उसके लोग, उसके सॉफ्टवेयर्स, उनके टाइम, उनके एक्सपर्ट्स, उनकी जो टीम्स हैं, उनके जो टूल्स हैं, ये सारे फर्म के रिसोर्सेज हैं। एंगेजमेंट पार्टनर ये देखे कि क्या सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हम ये एंगेजमेंट को परफॉर्म करें, और अगर हैं तो क्या हम इस क्लाइंट पे असाइन कर चुके हैं। एक क्लाइंट ऐसा है जिसके ऊपर बहुत सारा काम होना है और बहुत सारे प्रिंट्स निकलने हैं, और वो प्रिंट्स जो है वो बार बार फाइलों में बनने हैं, और हमारे पास प्रिंटर मौजूद है लेकिन वो टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास है और हमारे पास प्रिंटर नहीं है। अब हम बैठे हुए हैं, ऑडिट कर रहे हैं, दरमियान में प्रिंट निकले तो उन कागज़ों पे वर्किंग हो। तो अगर प्रिंटर मेरे पास नहीं है तो शायद मैं अच्छी क्वालिटी का ऑडिट नहीं कर सकता। अजीब सी बात है, लेकिन बहरहाल तकलीफ तो होगी। ये ऐसे ही है जैसे आप अकाउंटिंग का एक बड़ा सा सवाल करने बैठ गए और कैलकुलेटर नहीं मिल रहा। कर तो आप कुछ ना कुछ गुजारा मुजारा लेंगे, या पेपर में गए हो आई कैप के और कैलकुलेटर ले जाना भूल जाएं, या आप अपनी पसंद का बॉल पेन ना खरीद पाएँ और एक और बॉल पेन जो आपके हाथ पे सेट नहीं हो रहा। कितनी उलझन होती है। तो ये टूल्स, ये सारे रिसोर्सेज ज़रूरी हैं। हालांकि बॉल पेन का पेपर से ताल्लुक़ नहीं है, पेपर दिमाग से करना है, लेकिन वो टूल पे हाथ सेट हुआ होता है। तो बगैर कैलकुलेटर के अकाउंटिंग का पेपर सही से नहीं होगा, अच्छे बॉल पेन के बगैर थ्योरी का पेपर सही से नहीं होगा। तो अच्छे सॉफ्टवेयर, अच्छे टूल्स, अच्छे सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स के बगैर ऑडिट भी बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि ऑडिट के अंदर उनका रोल बड़ा कम है, लेकिन वो ना होने की वजह से जो तकलीफ और दिक्कत है वो ऑडिट को ख़राब करेगी। तो नंबर 1, क्या वो अवेलेबल हैं, असाइंड हैं, और क्या वो टाइमली मैनर पे टीम को मिल गए हैं। देन मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम और कोई भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स या इंटरनल ऑडिटर्स वगैरह जो डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हैं, जो इस टीम का पार्ट नहीं है, क्या ये इन सब लोगों के पास मिला के कंपिटेंस और कैपेबिलिटी मौजूद है। यानी हमारे ऑडिटर प्लस ISA 620 में जिसमें हम एक्सपर्ट को यूज़ करते हैं, प्लस ISA 610 जिसमें हम इंटरनल ऑडिटर्स को यूज़ करते हैं, क्या हम प्लस इंटरनल ऑडिटर प्लस एक्सपर्ट्स मिला के क्या एक कंपिटेंस नज़र आ रही है। क्या हम कलेक्टिवली एज अ टीम कम्पिटेंट हैं। तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या हम लोग कम्पिटेंट हैं। अगर एंगेजमेंट पार्टनर डिटरमिन करता है कि रिसोर्सेज असाइंड या मेड अवेलेबल आर इनसफिशिएंट, तो एंगेजमेंट पार्टनर को चाहिए कि वो एक्शन ले और रिसोर्सेज को इकट्ठा करे ताकि वो इस ऑडिट पे लगा सके। और अगर उसके पास रिसोर्सेज वाकई नहीं है तो उसे ये देखना होगा कि क्यों हमने एक्सेप्ट की थी एंगेजमेंट जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। तो टेक्निकली यहाँ जो कीवर्ड्स हुए वो ये हुए कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज assigned for the task, और नंबर 2 टीम प्लस एक्सपर्ट प्लस इंटरनल ऑडिटर कलेक्टिवली क्या कंपिटेंट हैं। यानी इन सब लोगों को जोड़ के अगर हम देखें तो क्या अब हम वो सारे अब मामले पूरे कर सकते हैं जिसमें हमारी कंपिटेंस काउंट हो। डन। अभी तक इर्द गिर्द के माहौल पे बात हो रही है। आपने कहा क्रैश कोर्स में टीचर अच्छा भी हो, आपने कहा दिन भी मुनासिब होने चाहिए, आपने नहीं कहा लेकिन कुर्सियाँ भी कंफर्टेबल होनी चाहिए, एसी भी चल रहे हों, सारा कुछ वो हो। ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन एक और बात है, बहुत अच्छा टीचर हो लेकिन उस वक्त सही से ना पढ़ाए। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी ना क्रैश कोर्स की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए वो होगी कि ड्यूरिंग द क्रैश कोर्स परफॉर्म किया जाए। सिर्फ अच्छा टीचर, अच्छा एसी, अच्छा कमरा, अच्छे फोम वाली कुर्सी, अच्छा टाइम टेबल, ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये इर्द गिर्द की सपोर्ट एक्टिविटी है। और सबसे ज़रूरी एक्टिविटी क्या है? परफॉर्मेंस सबसे बेहतर हो। परफॉर्मेंस नहीं तो कुछ नहीं। कैलकुलेटर मिल गया लेकिन आपको चलाना नहीं आया तो बेकार हो गया। लेकिन चलाना आता था और कैलकुलेटर मौजूद नहीं था तो थोड़ी सी दिक्कत है। कैलकुलेटर मौजूद है और चलाना ही नहीं आता तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो जो सबसे बड़ा बेंचमार्क है वो है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पुराने ज़माने में इसका नाम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस होता था, अब हम इसको डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू कहते हैं। पुराने ISA 220 और इसमें एक फ़र्क ये है कि पुराने ISA 220 में जो लोग पुराने हैं, अभी ये जो जिन्होंने पहली दफ़ा पढ़ा वो इसको इग्नोर कर दें। पुराने ज़माने में हम कहते थे एंगेजमेंट टीम को एलोकेट करना, वो एक 6 में से एक फ़ीचर होता था। अब हम उसको बोलते हैं एंगेजमेंट रिसोर्सेज।
इसी तरह से पहले एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था कि कब आएगा, क्यों आएगा, क्या क्या करेगा। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब हम उस स्टेप को कहते हैं डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। तो देखते हैं हमारी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस बेसिकली किस तरफ आ रही है। डायरेक्शन, सुपरविजन और रिव्यू, एक दफ़ा ज़रा लाइट्स ओपन कर दीजिएगा। 1-3 सबसे अहम चीज़, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बीइंग अ टीचर मैं फेस करता हूँ, जो बहुत सारी फील्ड के लोग नहीं फेस करते, वो है आप लोगों की परफॉर्मेंस को बाद में देखना। फुटबॉल के कोच ने फुटबॉल की टीम को सिखाया, साथ साथ प्रैक्टिस मैचेस वगैरह करवाए, साथ साथ गाइड करता रहा, और जब असल में मैच खेला तो उस वक्त बैठ के देख रहा था, उलझन में था, और मैच के बाद उन्हें कहा कि तुमने वो वाली चीज़ ऐसे गलत की, वो चीज़ ऐसे गलत की। इधर टीचर बेचारा फंस जाता है, गाइड करता है, कोच करता है, टेस्ट लेता है, सारा कुछ है, उसके बाद आपको कह देता है जाओ ICAP में इम्तिहान दो। जब आप इम्तिहान कर रहे हैं तो भी हम आपको नहीं देख रहे, और इम्तिहान के बाद आपका आंसर स्क्रिप्ट भी हमारे पास नहीं है। हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बच्चा आके कहता है सर मैंने 105 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था। वो जो मर्जी कह दे, हमें तो मानना पड़ेगा सर बड़ा परफेक्ट हुआ था, मैंने आके देखे थे, सारे जवाब मैच कर रहे थे, चाहे उस वक्त ना कर रहे हो, लेकिन बच्चा चंद दिन बाद तक कॉन्फिडेंस की उस महराज पे पहुंच चुका होता है कि वो तो ये मानता है कि उसने हर चीज़ परफेक्ट की थी। तो टीचर बेचारा रुल जाता है, वो नहीं गाइड कर सकता। जब बच्चा अपने बारे में गलत एस्टिमेट, बच्चा कहता है मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्यों फेल हुआ, टीचर कहता है जब तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मुझे कैसे आएगा, और तुम हिंट भी नहीं दे रहे। कह दो कि मैंने सवाल पूरे नहीं किए थे, नहीं सवाल भी पूरे किए थे। कह दो कि मेरी राइटिंग गंदी थी, राइटिंग भी बड़ी परफेक्ट थी, सवाल भी सारे समझ आ गए थे, जवाब भी सारे मैच हो रहे हैं। तो फिर टीचर तंग आके कहेगा यार वो ICAP वाले पागल होंगे जो फेल कर दिया, ऐसे जन्नती बच्चे को क्यों फेल कर दिया उन्होंने। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है कि हम उसकी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं आपके ऊपर। आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, हम गलत ओपिनियन देंगे। आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे, हम सही ओपिनियन देंगे। आप कहेंगे सर मुझे लिखते हुए टेक्निकल सवालों में, लिखाई में मसला हो, मैं कहूँगा अरे वाह ज़बरदस्त ये बात है, ये चीज़ को इस तरह से ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करो, ये 4 सवाल हाथ से लिख के कर लो। लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसको एक एज है ऑडिट वाले बंदे को, क्लाइंट को रिपोर्ट देने से पहले ये देख सकता है कि उन्होंने क्या काम किया है। हम अपने कॉलेज में आखिरी दफ़ा मॉक में तो आपकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लेकिन उसके 2 हफ्ते बाद आप ICAP में पहुंचे तो उससे पिछले दिन बीमार हो गए, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वहाँ जाके दिमाग नहीं चला, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑडिट का पेपर ही सबसे एंड पे, उससे पीछे आप कचरे में जा चुके होते हैं अकाउंटिंग्स में, और होता ये है कि सारा सेशन मोहब्बत भी अकाउंटिंग से की और पेपर में हो भी गंदे गए। तो वो ऑडिट जो आपको आता भी है वो बेचारा रुल जाता है, इस वजह से कि उस वक्त तक इम्पैक्ट होता है, आप थके हुए भी होते हैं, आप वैसे भी थके हुए होते हैं, और तो वो अल्टीमेटली वो सारा गमो गुस्सा पिछले पेपरों को ऑडिट के ऊपर आके निकल जाता है। तो वी डोंट हैव अ मार्जिन कि हम उस टाइम पे उस क्वालिटी को, जो पोस्ट यहाँ से गए हुए क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकें। बट एंगेजमेंट पार्टनर के पास ही मार्जिन है। उसने टीम को ऑडिट शुरू करने से पहले बताया कि कैसे करना है, ऑडिट के दौरान गाइड किया कैसे करना है, ऑडिट ख़त्म होने पे उनके किए हुए काम को चेक किया, क्लाइंट को रिपोर्ट देने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर ली कि क्या काम है, और रिपोर्ट खुद ने दी। बात समझ रहे हैं? तो ऑडिट की क्वालिटी कैसे बेहतर होगी? काम करना है बच्चों ने, समझाना है पार्टनर ने, साइन करना है पार्टनर ने, पेपर देना है आपने, और पेपर रह जाए तो कहना है जी आब्दी साहब से पढ़ा था फेल हो गया। ये नहीं कहेंगे मैंने गंदी तैयारी की थी फेल हो गया, आब्दी साहब से पढ़ा था फेल हो गया। टीचर को फ़ौरन से बदनाम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब पार्टनर के साथ भी यही होगा, ऑडिट ख़राब होगा, लोग क्या कहेंगे, पार्टनर ने गंदा ऑडिट किया। हालांकि ऑडिट तो गंदा टीम ने किया होगा, लेकिन टीम किसकी थी? तो बच्चे ने अगर गंदा परफॉर्म किया तो टीचर कसूरवार। अगर टीचर को मौका मिल जाए कि पोस्ट रिव्यू करने का, आप ICAP को पेपर देने से पहले अगर मुझे दिखा दें, उस वक्त मैं उसे देखूं और मैं कहूं यार क्या कर रहे हो, इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, और वो सारा कुछ करके भेजें और फिर फेल हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी बने। ऑडिट वाले के पास ये एज है कि वो रिजल्ट, फाइनल आउटकम को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो टीम को ऑडिट पे भेजने से पहले दे एक बड़ी कंप्रीहेंसिव डायरेक्शन,
गाइड करे कि आपने क्या क्या करना है। जाने से पहले पार्टनर 25 साल का तजर्बा रखता है, टीम को सामने बिठाया, इसी तरह से कमरे में आया, प्रोजेक्टर चलाया और कहा हाँ भाई ये वाली कंपनी जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी में ये 4 एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, HR की कॉस्ट, फलाना फलाना और फलाना। जब इस जगह पे जाओगे तो एक बहुत बड़ा मसला आएगा, इनकी एक्रूवल्स का मसला आएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कई कई महीनों के, तो समझ नहीं आता कि कट ऑफ कब लगाना है, किस टाइम की इनकम रिकॉर्ड करनी है, किस टाइम की नहीं करनी। एसेट पूरे साल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सर्विस 2 महीने दी गई होती है। तो सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन में जब आप ऑडिट करने गए ये 4-5 तरह के मसले आएंगे। फिर वो कहेगा इस क्लाइंट के बारे में, कहेगा ये क्लाइंट वालों से मेरा पिछले इतने साल से रिलेशन है, ये लोग हमेशा नॉन करंट एसेट की डिटेल बहुत देर से देते हैं, तो जाके टाइम से मांगना शुरू कर देना। इनके हमेशा ट्रायल के अंदर फलाना एरिया में एरर होता है, उसे जाके ज़रा देख लेना। इनके वो वाले सॉफ्टवेयर में अक्सर ये वाला प्रॉब्लम आता है, उसे भी देख लेना। अब ये साउंड भी है और इसने पिछले ऑडिट्स भी किए हुए हैं और टीम मेंबर शायद पहली दफ़ा जा रहे हैं उस ऑडिट पे, तो जाने से पहले उनके साथ एक लंबी सेटिंग करनी है। सेटिंग को कहते हैं डायरेक्शन सेटिंग। आप डायरेक्शन सेटिंग कर रहे होते हैं, तो एक सेटिंग करते हैं जिसमें आप एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि ये ऑडिट है, ये इसके ट्रिकी एरियाज़ हैं, ये बड़े एरियाज़ हैं, ये फोकस एरियाज़ हैं, ये लेस फोकस एरियाज़ हैं, इस पर यूँ ध्यान करना, इस पर यूँ ध्यान करना, ये चीज़ इस तरह से ज़रूरी है, ये चीज़ इस तरह से ज़रूरी है। अब टीम चार्ज हो गई, आपने उन्हें समझा दिया है, अब वो जाके काम करना शुरू करेंगे। तो फिर सेकेंड वर्ड आएगा सुपरविजन। जाके छापे मारें, फ़ोन करें, मैंने वो कहा था वो ट्रायल मांगो, मांग लिया है, और नहीं सर वो बस भूल गया था। भाई खुदा का खौफ करो, अब ट्रायल मांग लो, कल मैं पूछूंगा, नहीं मांगा हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जो समझा के भेजा है अब साथ साथ सुपरवाइज करता रहेगा, वो सही काम कर रहे हैं, काम सही तरीके से हो रहा है, ये सही हो रहा है, वो सही हो रहा है। तो टीम को साथ साथ पूछता रहे, जानता रहे, छापे मारता रहे, उनसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करता रहे और देखता रहे कि ऑडिट स्मूथ तरीके से हो रहा है। वो कहेंगे जी ये ऐसी जगह है कि हम जाते हैं वो हमें इनकार कर देते हैं। उनसे कहा कौन इनकार करे, मेरे साथ चलो। वो गए, उससे मिले, उसने इनकार किया, पार्टनर आपको साथ लेके डायरेक्टर के रूम में चला गया। उनसे कहा देखिए मेरा टीम मेंबर है, ये काम करना चाह रहा है, आपका फलाना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। उसने वहीं उसे बुलाया, सामने बुला के झाड़ दिया कि यार ये ऑडिटर, इनको क्यों इनकार करते हो। अब वो क्लाइंट के बंदे ने कहा कि ये निक्या जब बंदा जो है मतलब छोटा सा स्टूडेंट है, इसकी बेस पे मुझे जनाब 55 साल के बंदे को डांट पड़ गई। वो कहेंगे भाई चाहे ये आए चाहे ये बड़े वाले अंकल आए, सेम रिस्पेक्ट देनी है, इसको इन्फॉर्मेशन उसी तरह से देनी है, नहीं तो ये बात गलत हो जाएगी। तो अब बार बार पार्टनर घुस रहा है, टीम की इज्जत को बेहतर कर रहा है क्लाइंट की नज़र में, टीम की इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जितना जितना टीम सहूलत में आएगी उतना उतना ऑडिट बेहतर होगा। तो ये दरमियान की हरकत क्या कहलाएगी, सुपरविजन। इस सुपरविजन के बाद अब एंड पे ऑडिट उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब तमाम टीम मेंबर से कहकर अपना काम दिखाओ, अपने वर्किंग पेपर्स दिखाओ। वो वर्किंग पेपर्स दिखाएंगे तो अब उन वर्किंग पेपर को देखेगा और चेक करेगा कि क्या उन्होंने स्टैंडर्ड्स को सही से फॉलो किया या नहीं किया। ये फेस कहलाएगा रिव्यू का। शुरू में डायरेक्शन दी, दरमियान में सुपरविजन की, अब काम हो जाने के बाद देखेगा रिव्यू। डिफरेंट एरियाज़ को पकड़ के मुख्तलिफ लोगों से, हाँ भाई नॉन करंट एसेट वाले तुम जो काम करो डेप्रिसिएशन की वर्किंग दिखाओ, एसेट्स की लिस्ट दिखाओ, कौन कौन से फिजिकली वेरीफाई किए हैं, अच्छा ये पॉलिसी किया वो पॉलिसी है। 1-1.5-2 घंटा लगा के उस नॉन करंट एसेट वाले एरिया में उसने जो काम किया उसको समझेगा और जहाँ लगेगा हल्की क्वालिटी का काम है वहाँ बता देगा क्लाइंट से ये 2-3 और इन्फॉर्मेशन लेके इस एरिया को यूँ कंप्लीट कर लो। ये सब करने के बाद वो इस पोजीशन पे आ जाएगा कि वो रिपोर्ट दे सके। यहाँ तक बात समझ आई? इसको अब एक दफ़ा देखते हैं 1-3 एक दफ़ा दोबारा। जज़ाकल्लाह। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। किताब ने एक जुमले में कूजे में समेट दिया सारा का सारा समंदर। तो एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है, मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि अब आपके जहन में एक पूरा नक्शा आ जाए। अब किताब के अल्फाज देखते हैं। ये डिटरमिन करेगा कि नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू प्रॉपर प्लान्ड और परफॉर्म्ड है और क्या एंगेजमेंट के हिसाब से क्या हमने सही डायरेक्शन सुपरविजन दी है या नहीं दी। डॉक्यूमेंटेशन को अप्रोप्रिएट पॉइंट्स इन टाइम पे रिव्यू करेगा ड्यूरिंग द ऑडिट ताकि देखे कि टीम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही। डिटरमाइन करेगा ऑन और बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कि क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल कर चुके हुए हैं जिससे हम अपनी ओपिनियन तक पहुंच सकें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले अच्छी तरह से तसल्ली कर लेगा कि हम जो करने जा रहे हैं वो सही है और अल्टीमेटली प्रायर टू इशुएंस एक रिटन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से, दोस्त शावत गवर्नेंस से, वो सारी चीज़ों से अच्छी तरह से देखेगा। यानी कि
अपनी रिपोर्ट देने से पहले आपने अपने ऑडिट को प्रॉपर क्लोज करना है। टीम ने अच्छा काम किया है, उनके काम को रिव्यू कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फॉलो हो चुके हैं, डायरेक्शन मान चुके हैं, सुपरविजन ले चुके हुए हैं, कम्युनिकेशंस हो गई हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद फाइनली आपने रिपोर्ट दे देनी है। बट यहाँ एक छोटी सी पे ब्रेक लगती है, एक ऑप्शनल स्टेप आता है। वो ऑप्शनल स्टेप है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ISQM1 और ISQM2 हमारे सिलेबस में नहीं है। ISQM1 क्वालिटी मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है और ISQM2 जो है वो क्वालिटी रिव्यू से रिलेटेड एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड ये सजेस्ट करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड ये सजेस्ट करते हैं कि कभी कभी कुछ खास जगह पे हमें क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट या क्वालिटी ऑफ द ऑडिट को इम्प्रूव करने के लिए एक एडिशनल रिव्यूअर को बीच में डालना पड़ेगा। कब डालना पड़ेगा, क्यों करेंगे, वो उन स्टैंडर्ड्स में सोचना जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर फर्म कोई क्राइटेरिया सेट कर दे कि हमारा ये वाला क्लाइंट होगा जो पहली दफ़ा आया होगा उस पर हम क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवाएंगे, क्वालिटी रिव्यू, या वो तय कर दें कि हमारा जो भी क्लाइंट 5 करोड़ से ऊपर का होगा उस पर हम क्वालिटी रिव्यू करेंगे, तो अब हमारा ये स्कोप नहीं है कि कहाँ क्वालिटी रिव्यू होगा। हमारा स्कोप कहाँ से शुरू होता है, फॉर ऑडिट एंगेजमेंट फॉर विच एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड है पता नहीं, वो क्राइटेरिया जिस स्टैंडर्ड ने बताया वो स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर हम जो ऑडिट करने जा रहे हैं अगर इस पे क्वालिटी रिव्यू की रिक्वायरमेंट भी है तो फिर एंगेजमेंट पार्टनर एडिशनली क्या देखे, वो देखे कि क्या एक रिव्यूअर अपॉइंट हुआ। इसका मतलब है कि एंगेजमेंट पार्टनर तो मौजूद है, एक और रिव्यूअर बीच में आ जाएगा, एक और रिव्यूअर, वो एंगेजमेंट क्वालिटी जो एंगेजमेंट पार्टनर है उससे ऊपर का होगा, उससे सीनियर रैंक का होगा। वो आके देखेगा कि इस एंगेजमेंट पार्टनर ने अपना काम सही से किया या नहीं किया। वो आके क्या करेगा, वो ISQM2 बताता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और ये स्टैंडर्ड किसकी जिम्मेदारियां बता रहा है, एंगेजमेंट पार्टनर की। और ये एरिया का नाम क्या है, जो हमारे पार्टनर ने नहीं करना किसी और ने करना है, बेचारे फंस गए, जिक्र भी करना है और वो करना भी किसी और ने। तो अब चालाकी देखें इनकी। एंगेजमेंट पार्टनर शेल डिटरमाइन कि क्या रिव्यूअर अपॉइंट हुआ है। इसी ने देखना है कि मेरे ऑडिट पे अगर रिव्यू की रिक्वायरमेंट थी तो क्या रिव्यूअर भाई साहब आए हैं। कोऑपरेट करेगा क्वालिटी रिव्यूअर से और तमाम मेंबर्स को कहेगा भाईजान आपने भी ये अंकल से तावन करना है। डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर और जजमेंट जो ऑडिट के दौरान हुई है और जो वो चीज़ें आपको देख रहा हो जिस तरह से आपने उससे हर मुमकिन तावन करना है। इसका मतलब ये है कि एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर आपको वैसे ही रिव्यू करेगा जैसे आपने टीम का रिव्यू किया है। तो चूंकि 220 कहता है एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम देखो कि रिव्यूअर आया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उस रिव्यूअर के साथ ताउन करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तमाम मैटर उससे तय करो, उसको बताओ और जहां जहां उसे जो सपोर्ट चाहिए वो, और अपनी रिपोर्ट को तब तक डेट मत डालो जब तक कि उसका रिव्यू कंप्लीट ना हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया। पुराना ISA 220 उस रिव्यूअर और रिव्यूअर की डॉक्यूमेंटेशन, वो क्यों आता है, वो क्या करता है और हमारा पार्टनर क्या करता है, ये वाली बातें बताता था। अब वो बातें खत्म हो चुकी हैं। अब हमने सिर्फ एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बतानी है कि अगर इस ऑडिट में किसी वजह से रिव्यू है रेलेवेंट, तो बस वो जो रिव्यूअर है वो आया और उसने अपना काम किया और हमने उससे ताउन किया, ये देखना है किसके ज़िम्मे, हमारे एंगेजमेंट पार्टनर के ज़िम्मे। वो क्यों आएगा, कब आएगा, क्या काम करेगा, वो अब ISQM1 जाने और 2 जाने, और वो दोनों स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस में कैफ लेवल पे नहीं है। डन, इवन कैफ लेवल को तो पता ही नहीं है उनका नाम। अब वो अभी भी ISQC1 बता रहे हैं जो कि रिपील हो चुका हुआ है, 1.5 साल हो चुका हुआ है। तो जब ICAP की नज़र पड़ जाएगी वो उसको चेंज कर देंगे। इस दौरान कंसल्टेशंस, इस दौरान 2 चीज़ें जहन में रखनी है। कंसल्टेशन, आपकी टीम को चाहिए कि वो एंगेजमेंट पार्टनर से साथ साथ मशवरा लेते रहें। आप टीम को बताएंगे जहाँ डरो, जहाँ परेशान हो, मेरे से पूछ लिया करना, मेरे से मशवरा लेना। इसमें और सुपरविजन में क्या फ़र्क है? सुपरविजन में भी तो जा के आप उन्हें बता रहे हैं।
सुपरविजन में उन्होंने कहा नहीं था, आप चले गए उनको गाइड करने के लिए। कंसल्टेशन में वो महसूस करेंगे, वो पूछेंगे और आप पूछने पे जवाब देंगे। आपने उन्हें डराना नहीं है, आपने कहने ओपनली पूछ लिया करो। जूनियर्स को सीनियर से पूछना चाहिए, सीनियर्स को मैनेजर से पूछना चाहिए, मैनेजर को पार्टनर से पूछना चाहिए, पूरी टीम में कन्फ्यूजन उन्हें पार्टनर से पूछना चाहिए, पार्टनर को परेशानी हो रिव्यूअर से पूछना चाहिए। तो इस चीज़ को देखे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमारी टीम प्रॉपर कंसल्टेशंस ले रही है। जो भी डिफ़िकल्ट या कंटेंशियस यानी कि जो मशकूक मामलात होते हैं जिसमें ज़रा पेचीदगियाँ होती हैं, उनके ऊपर क्या डिस्कशन हो रही है, क्या कुछ और मैटर्स जो कि प्रोफेशनल जजमेंट और उससे रिलेटेड है उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है, क्या हमारे मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ड्यूरिंग ऑडिट विद इन टीम एंड बिटवीन द एंगेजमेंट टीम एंड अदर एट अप्रोप्रिएट लेवल विद इन और आउटसाइड द फर्म। क्या हमारी टीम आपस में कंसल्टेशन कर रही है, क्या हमारी टीम फर्म वालों से कंसल्टेशन कर रही है, फर्म के बड़ों से, क्या हमारी टीम आउटसाइड द फर्म कंसल्टेशंस ले रही है, किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लिया, आईकैप से ओपिनियन ले लिया। डिटरमाइन करें नेचर एंड स्कोप और कंक्लूजन जो जो इस कंसल्टेशन से आए, और फिर ये देखें कि वो जो कंसल्टेशन से जो कंक्लूजन ड्रॉ हुए थे क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया या नहीं, बस उनसे मशवरा लिया और एंड पे की अपनी मर्जी। तो अब एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या जिम्मेदारी लेनी है कि प्रॉपर कंसल्टेशंस ली जा रही हैं थ्रू आउट ऑडिट, और ये कंसल्टेशन नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी, सुपरविजन ऊपर से नीचे की तरफ गई है। देन इसी दौरान डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी आएंगे, सीनियर कुछ और कहता है, जूनियर कुछ और कहता है, सीनियर कुछ और कहता है, मैनेजर कुछ और कहता है। तो वो कहते हैं कि टीम में जब डिफरेंस ओपिनियन हो तो आपने हमेशा ऊपर की तरफ जाना है। टीम में आपस में क्लैश हो वो पार्टनर से पूछें, टीम का पार्टनर से क्लैश हो वो फर्म की पॉलिसीज़ को फॉलो करें जिसमें लिखा होगा कि क्लैश करके दिखाओ। रूल नंबर 1 पॉलिसी को लेंगे, पहले सफ़े पे लिखा होगा रूल नंबर 1 पार्टनर ऑलवेज राइट, अगला सफ़ा खाली होगा। यह हो सकता है अगले सफ़े पे लिखा हो रूल नंबर 2 इफ़ पार्टनर इज रॉन्ग रेफर टू रूल नंबर 1। आप दोबारा वहाँ पहुँचेंगे लिखा होगा पार्टनर ऑलवेज राइट। तो इन्होंने कह दिया कि आप फर्म की पॉलिसी देखो, लेकिन पाकिस्तान में मजाक है, फर्म की पॉलिसी में आप पार्टनर से नॉर्मली डिसएग्री नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज़ों के यहाँ ऐसा ज़रूर हो सकता है कि टीम मेंबर को पार्टनर से इख्तलाफ हो और वो फर्म के बड़ों के सामने रखें कि देखिए हमारा पार्टनर नहीं समझ रहा हम कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर विद इन एंगेजमेंट टीम हो या बिटवीन एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर या इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इंक्लूडिंग जिनसे कंसल्टेशन ली गई है, तो एंगेजमेंट टीम को फॉलो करना होगा फर्म की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर इस तरह के डिफरेंसेस के लिए। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आए तो क्या वो एड्रेस हुए, क्या वो रिजॉल्व हुए, और क्या जो कंक्लूजन उससे निकली वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट और इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई। डन। फाइनली छठा, मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन। देयर मस्ट बी अ मॉनिटरिंग विंग। फर्म के अंदर एक मॉनिटरिंग का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो साथ साथ देखता रहे कि तमाम एंगेजमेंट पार्टनर्स, तमाम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी सही से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो मॉनिटरिंग हर वक्त बताए कि इस ऑडिट में ये मसला आया था, इस ऑडिट में ये मसला आया था, यहाँ ये थ्रेट था, यहाँ थ्रेट मीट नहीं हुआ था, यहाँ डायरेक्शन नहीं दी थी, यहाँ सुपरविजन नहीं दी थी। तो मॉनिटरिंग पहले पाँचों विंग्स को देखेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये स्टैंडर्ड किस ज़बान में लिखा गया है कि एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा और क्या मॉनिटरिंग उसने करनी है। तो अब यहाँ इन्हें लिखना पड़ेगा कि एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा कि क्या इसकी ऑडिट की भी मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही। जैसे रिव्यू इसने नहीं करना, किसी और ने करना है, इसने ये इंश्योर करना है कि मेरा रिव्यू हुआ या नहीं हुआ। तो एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा, इंफॉर्मेशन लेगा फर्म के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट और रेमिडिएशन प्रोसेस से, और देखेगा कि मेरे ऑडिट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, और फिर जो वो एक्शन कहेंगे आप उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन। मॉनिटरिंग ने कहा जी आपकी एक टीम मेंबर का ये थ्रेट निकल आया, इसको ज़रा ठीक करें। तो एंगेजमेंट पार्टनर हर वक्त देखता रहेगा कि मॉनिटरिंग वाले क्या काम कर रहे हैं और वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और जो वो सजेस्ट कर रहे हैं क्या आप उसको पूरा कर रहे हैं। रिमेनिंग अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट हो सकती है मॉनिटरिंग और रेमेडिएशन के लिए, और ये सारी बातें उन्हें भी बताएगा। जो जो उसको अजीब सी बात लगे, जैसे लगे कि इस पर मॉनिटरिंग वाला एक्शन लेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको कम्युनिकेट कर दे। डन। ये बात समझ आई। एंड पे बस डॉक्यूमेंटेशन है। ISA 230 आपको पता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड है। वो कहते हैं जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड को अप्लाई करेंगे तो इस वाले स्टैंडर्ड के अंदर आपने क्या लिखना है, जो मैटर आइडेंटिफाइड हुए, जो डिस्कशन हुई लोगों के दरमियान, जो कंक्लूजन्स हुई, जो आपने जिम्मेदारियां एथिक्स की फुलफिल करनी थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन,
एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस वाली बातों की डिस्कशन, नेचर स्कोप या कंक्लूजन जो भी हुई उनको देखना है, और अगर क्वालिटी रिव्यू था तो क्वालिटी रिव्यूअर और उसके जो सारे काम थे जब तक वो कंप्लीट नहीं हुए तब तक आपने अपनी रिपोर्ट वगैरह को फाइनल नहीं करना था, तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन। यानी स्टैंडर्ड में आपने जो कुछ भी किया उन सबको लिख लें कि आपने अपनी अपनी जिम्मेदारियां सही से अदा कर दें। तो स्टैंडर्ड पास पेपर्स को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ISA 220 बड़े अरसे तक हमारे सिलेबस से गायब रहा, एक दो अटैम्प्ट में आया, फिर दोबारा गायब हो गया, फिर बड़े अरसे तक गायब रहा। तो ये अभी तक पिछले समझें 25-30 अटैम्प्ट में मुश्किल से चंद गिनती की अटैम्प्ट हैं जिसमें हमारे सिलेबस में रहा है। तो इसके पास पेपर आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि ये रिसेंटली रिवाइज हुआ है तो मुझे थोड़ा सा डर है कि अचानक से उधर से 5, 6, 7, 8 नंबर का कोई सीधा सवाल ना पूछ लें। तो इसलिए हमने आज इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो दी है। तो कल इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं, इससे आगे चलते हैं।